shall start with the chapter International Trade. This chapter is of 10 marks and this is highly injustice, a big injustice to the foundation students. The reason being, this chapter is only asked for 10 marks and the institute has given 5 units. एक chapter और 5 unit institute ने दिए हैं. That's gross injustice to the students. 5 यूनिट जो है वो भी एक से बढ़कर एक हैं. सारे यूनिट्स एक से बढ़कर एक नहीं है, मतलब कुछ कुछ छोटे यूनिट्स भी हैं, बट अदरवाइज 5 यूनिट्स एंड 10 मार्क्स ओनली. दैट्स ग्रॉस इनजस्टिस. बट ठीक है, कोई उपाय नहीं है. इस चैप्टर के अंदर में हम लोगों को इंटरनेशनल ट्रेड का बहुत सारा नया नया एस्पेक्ट्स पढ़ना है, बहुत सारे टर्म्स हम लोगों को पढ़ने हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हम लोगों को डिस्कशन करने हैं. ये चैप्टर जब इंटरमीडिएट में जब पहले था, एफएम इकोनॉमिक्स जब इंटरमीडिएट में हुआ करता था, तो बहुत सारा ज्यादा कंटेंट हुआ करता था. तो बहुत सारा कंटेंट हुआ करता था, पर जब फाउंडेशन में इंस्टीट्यूट ने इसको लेकर आया तो रैंडम तरीके से हेफेजेड मैनर में कुछ दिया कुछ नहीं दिया, कुछ दिया कुछ नहीं दिया, कुछ सिलेबस में दे दिया कुछ सिलेबस में नहीं दिया. तो मैंने क्या किया, कुछ कुछ जो रेलेवेंट चीजें हैं वो मैंने दी हैं और उसको एक्सप्लेन करने के लिए काफी सारा चीज मैंने दिया है, पर उसको क्रॉस करके दिया है. जैसे कोई कोई थ्योरी, जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड की कुछ थ्योरीज. क्या चीज? इंटरनेशनल ट्रेड की कुछ थ्योरीज. वो जो थ्योरीज हैं उसमें कुछ कंटेंट इंस्टीट्यूट ने दिया है और कुछ कंटेंट खा गया. कुछ कंटेंट दिया है और कुछ कंटेंट खा गया. पहले 6 थ्योरी हुआ करती थी, अभी इंस्टीट्यूट ने 4 ही दिया है. 2 थ्योरी खत्म कर दी और जो 4 दिया उसमें भी काफी सारा कंटेंट स्किप कर दिया. पर स्किप करने के चक्कर में क्या हुआ, समझ में नहीं आता है वो चीज. तो मैंने क्या किया, मैंने उसको एक्सप्लेनेशन के हिसाब से आपको लिख कर दिया है. जो जो मैं करवा दूंगा, कुछ कुछ कैंसिल आउट किया हुआ है, कुछ कुछ प्रॉपर दिया हुआ है, सब मैं करवा दूंगा. आप निश्चिंत रहिए, एकदम बेफिक्र रहिए, सारी मेरी जिम्मेदारी है. ऑब्वियस बात है, जब फाउंडेशन में ये चीज आती है, इंटर की चीज अगर फाउंडेशन में आती है तो इंस्टीट्यूट डेफिनेटली चाहेगा कि उस लेवल को रिड्यूस कर दिया जाए, इसमें कोई शक नहीं है. खैर चलिए, आइए हम लोग पढ़ते हैं. सबसे पहले थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंटरनेशनल ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है कि एक देश किसी दूसरे देश से सामान एक्सपोर्ट करता है या इंपोर्ट करता है, इसको आप नाम दिया करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड. मैंने कहा एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड. तो साधारण तौर पर जब आप एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट करते हैं तो बेसिक रूल क्या होता है कि अगर आपको नेशनल इनकम का बेसिक चीज अगर याद हो तो फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम कंप्यूट करने का C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स. फिर से बोलो, क्या फॉर्मूला? सुनाई नहीं दिया? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स. C का मतलब होता है कंजम्पशन, I का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट्स, G का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. फिर से बोलो, क्या? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. और X का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट्स. फिर से बोलो, क्या? नेट एक्सपोर्ट्स. एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. जितना आपने एक्सपोर्ट किया उसमें से जितना आपने इंपोर्ट किया उसको माइनस कर दो. फिर से बोलो, क्या फॉर्मूला होता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. तो अगर मैं आपको नेशनल इनकम का एक फॉर्मूला लिखूंगा, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स. एक्स का मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. तो सर, एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ेगा तो किसी भी देश का नेशनल इनकम बढ़ेगा, अगर इंपोर्ट्स बढ़ेगा तो किसी देश का नेशनल इनकम घटेगा. तो कोई भी देश जरूर चाहेगा कि एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करे. उससे क्या फायदा होगा एक्सपोर्ट ज्यादा करने से? नेशनल इनकम भी बढ़ रहा है, साथ साथ में विदेशों से फॉरेन एक्सचेंज भी आ रहा है, विदेशों से फॉरेन एक्सचेंज भी आ रहा है. ऐसा फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है जिसको कोई पेमेंट नहीं करना, रीपेमेंट नहीं करना. एक तो फॉरेन एक्सचेंज आता है जब आप लोन लेते हैं, एक्सटर्नल डेट, तब तो आपको जो लोन आता है वो विदेशों से अगर लोन लिया है वो कभी ना कभी आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा. परंतु अगर माल बेचकर अगर आपको पैसा मिलता है, गुड्स एंड सर्विसेज बेचकर अगर आपको पैसा मिलता है, एक्सपोर्ट्स करके पैसा मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, डॉलर मिलता है, तो आपको वो पैसा कभी रिफंड नहीं करना पड़ेगा. तो आपका फॉरेन रिजर्व्स जितना ज्यादा हाई होता है उतना देश का करेंसी उतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, उतना करेंसी देश का स्ट्रांग होता है. 2013 में इंडिया वाज अमंग द फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज. फ्रेजाइल 5 का मतलब, फ्रेजाइल 5 का मतलब कभी भी इकोनॉमी की हालत ऐसी थी कि कभी भी इकोनॉमी लुढ़क सकती थी. जैसे आज के दिन मान लो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, बांग्लादेश की इकोनॉमी है, बांग्लादेश तो फिर भी बेटर है, श्रीलंका की इकोनॉमी है. तो इंडिया वाज अमंग द फ्रेजाइल 5, मतलब घबराने वाला. फ्रेजाइल मतलब टूट सकता है. जैसे आप कांच का सामान खरीदते हो तो उस पर क्या लिखा रहता है? फ्रेजाइल, हैंडल विथ केयर. तो मतलब कभी भी टूट सकता है इकोनॉमी. पर आज के दिन इंडिया इज अमंग द टॉप 5 इकोनॉमीज. तो फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी. 91 में एक पोजीशन इंडिया का ऐसा था कि इंडिया के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था ना, वो रिजर्व सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का रिजर्व बच गया था.
कि अगले एक महीने में हम लोग जो इंपोर्ट करेंगे उसका रिजर्व्स अपने पास पड़ा हुआ, बस एक महीने के बाद क्या होगा, बाप रे खत्म। आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? फॉरेन रिजर्व्स इतना कम हो गया था 1991 में, जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर था और उसने जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अनलीश किया, एट दैट टाइम इंडिया वाज लाइक एकदम खत्म होने वाला इकोनॉमी था। तो इंडिया की हालत इतनी खराब हो गई थी कि विदेशों से आपको फॉरेन एक्सचेंज लोन, भयंकर लोन लिया करते थे हम लोग, भीख मांगा करते थे। तब उस समय रिफॉर्म्स किया गया और एलपीजी पॉलिसी को स्टार्ट किया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। वहां से इकोनॉमी रिकवर हो गई एंड नाउ उसके बाद अगेन 2013 में इंडिया इकोनॉमी का हालत खराब था। इंडिया वाज अमंग द फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हालत खराब हुई थी। एक समय ऐसा आया था 2013 में, सरकार ने, चिदम्बरम उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता था, सरकार ने उस समय गोल्ड इंपोर्ट पर बैन कर दिया था। आप सरकार देश के अंदर में गोल्ड कॉइन का ट्रेडिंग बंद कर दिया था। गोल्ड कॉइन, सिक्के, आज बाजार में सिक्के खरीद सकते हैं ना, सोने के सिक्के। सरकार ने बोला सिक्के करना बंद खरीदो, सिक्के करना बैन हो गया। मतलब ज्वेलर लोगों को बोल दिया आप सिक्के नहीं बेच सकते, आपको बेचना है ज्वेलरी बेचो, सिक्का नहीं। ऐसी हालत हो गई थी 2013 में। ज्यादा पुरानी बात नहीं बोल रहा हूं मैं, 2013 की बात कर रहा हूं। तो कोई भी देश जरूर चाहेगा कि एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट्स कम हो। एवरी कंट्री विल ट्राई टू इंप्रूव इट्स एक्सपोर्ट्स एंड रिड्यूस इट्स इंपोर्ट्स, सो दैट इसका फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा हो। और उसी के बीच में एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट्स, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट्स। करंट अकाउंट डेफिसिट्स का मतलब, अगर आपका एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज लेस देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब रेवेन्यू ट्रांजैक्शन में जितना पैसा आया, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन में जितना पैसा गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम के बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट। क्या बोलेंगे? करंट अकाउंट डेफिसिट। नहीं समझ में आया? बोलो बोलो। तो करंट अकाउंट डेफिसिट को मेंटेन करने के लिए कोई भी देश जरूर चाहेगा कि एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करे। इसीलिए एक्सपोर्टर्स को नॉर्मली, जितनी भी सरकारें हैं, ज्यादातर एक्सपोर्ट्स पर टैक्स नहीं होता। फिर से बोलो, एक्सपोर्ट्स पर टैक्स नहीं होता, पर इंपोर्ट्स पर टैक्सेस होते हैं। 91 के पहले इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटीज हुआ करती थी 125%। कितना? 25% नहीं बोला मैंने, 125%। मतलब 100 रुपए का सामान आएगा, उस पर 125 रुपए इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। तो यहां पर उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा? 225। उस पर वैट अलग से लगेगा। वैट नहीं था, उस पर सेल्स टैक्स हुआ करता था। मतलब मान लो अगर 100 का सामान आए, उस पर 125 इंपोर्ट ड्यूटी आ जाए तो 225 और प्लस उसके ऊपर जीएसटी अलग से लगे, 250 260 का वो सामान हो जाएगा। 100 का चीज 260। और आज के दिन इंपोर्ट ड्यूटी एवरेज कितना है बताओ? 10%। 110 नहीं बोला, खाली 10 बोला। तो कोई भी देश चाहेगा कि इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए और एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया जाए। तो एक्सपोर्टर पर कोई भी देश क्या करता है? सब्सिडी देता है, उनको सस्ते में लोन देता है, सस्ते में जमीन देता है, सस्ते में लोन देता है, सस्ते में जमीन देता है उनको। अरे समझ पा रहे हो? फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अब जैसे अलग अलग शहरों में एसईजेड बना दिया। क्या बना दिया? एसईजेड। हमारे शहर में ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन गया सेक्टर 5 में। सर ये एसईजेड क्या होता है वो छोड़ो, अभी दिमाग लगाओ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसको लॉ के अंडर में फॉरेन कैटेगरी माना जाता है, फॉरेन टेरिटरी माना जाता है। गुजरात में गिफ्ट सिटी बन गया, एक पूरा शहर बना दिया जिसको एसईजेड मान रहे हैं। मतलब उसको है वो गुजरात में ही, परंतु उसको बोला जाएगा, लॉ के अंदर में बोला जाएगा वो फॉरेन टेरिटरी है। मतलब वहां पर फॉरेन से पैसा लाओ, फॉरेन में पैसा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको इंडियन टेरिटरी नहीं मान रहे। मतलब मान लो अगर इस बिल्डिंग में एक फ्लोर को हम लोग एसईजेड मान लिए, तो इसका मतलब ये बिल्डिंग मान लो इसी शहर में है, तुम्हारे पास ही है, परंतु उसको लॉ के अंदर में क्या माना जाएगा? तुम फॉरेन टेरिटरी हो। जब इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट पर टैक्स लगता है, परंतु अगर तुम एसईजेड में हो तो इंपोर्ट पर टैक्स नहीं लगेगा। शर्त यह है कि तुमको एक्सपोर्ट करना होगा। शर्त क्या है? तुमको एक्सपोर्ट करना होगा, तब तुमको एसईजेड का बेनिफिट मिलेगा। समझ पा रहे हो ना? नहीं समझ पा रहे हो? तो एक्सपोर्टर को प्रमोट करने के लिए सरकार ईपीजेड बनाती थी। ईपीजेड का तो कंसेप्ट खत्म हो गया, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। एसईजेड बनाती है कि एरिया को लोकेट कर दिया, तुमको जो करना है करो, जितना माल इंपोर्ट करना है करो, हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे, परंतु शर्त यह है कि जितना इंपोर्ट करोगे उससे इतना टाइम्स तुमको एक्सपोर्ट करना होगा, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए। नहीं समझ रहे? तो एक्सपोर्ट्स को कोई भी देश प्रमोट करना चाहता है। तो इस चैप्टर में हम लोग को कई सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे इसमें पहला चैप्टर का नाम है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। फिर से बोलो, क्या नाम है? थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड।
तो थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड नेगोशिएशंस, बाप रे बहुत सारी चीजें, एक्सचेंज रेट, इकोनॉमिक इफेक्ट्स, इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स। आप यूं बोलेंगे हम इसमें करीब करीब 80% आपका नया चीज है, 20% आपका क्लास 12 में पढ़ा हुआ है। जैसे लास्ट वाला जो है ना इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स, उसका थोड़ा सा पार्ट आप शायद पहले पढ़े हुए हैं, खैर वो बात की बात है। आइए हम लोग पढ़ना चालू करते हैं थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें जो कैंसिल्ड पार्ट है ना वो तुमको नहीं पढ़ना है, अनलेस एंड अनटिल आई टेल, अनलेस एंड अनटिल आई टेल। चले, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है बताओ ना, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स। तो कुछ लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कुछ लोग बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड से फायदा होता है, और कुछ लोग बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड से फायदा नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड से फायदा क्या होता है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, जो सामान आप अपने देश में नहीं बना सकते वो भी आप सामान दूसरे देशों से यूज कर सकते हैं। कोई भी देश किसी भी चीज में संपूर्ण नहीं हो सकता, हर देश में किसी न किसी चीज की शॉर्टेज जरूर होती है, तो हर देश में किसी न किसी चीज का सरप्लस जरूर होता है, तो आप शॉर्टेज जो है वो बाहर से मंगवा लीजिए, सरप्लस जो है वो बाहर दे दीजिए। तो कुछ लोग बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड डेफिनेटली फायदा होता है, इससे इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आती है, प्लस साथ ही साथ एक कहावत है, जब गुड्स बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो सोल्जर्स बॉर्डर क्रॉस नहीं करते, नहीं समझे? व्हेन गुड्स क्रॉस बॉर्डर द सोल्जर्स डू नॉट, ये कहावत है। मतलब वॉर, युद्ध खत्म हो जाते हैं, युद्ध खत्म हो जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं? कोई भी दो देश कितने भी बड़े एक दूसरे से दुश्मन हो, जल्दी से वॉर चालू नहीं करते, क्योंकि वो लोग एक दूसरे के ऊपर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए निर्भर हो जाते हैं। अब चाइना बहुत कोशिश करता है इंडिया का हर जमीन हड़पने का, परंतु वो वॉर खुले तौर पर चालू नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज वो बेचता भी है और हमारे देश से खरीदता भी है। बेचता ज्यादा है हम लोगों को, खरीदता कम है, बट फिर भी बेचता और खरीदता दोनों है, इसीलिए वॉर चालू नहीं हो पाता। अब समझ रहे हैं? पर पाकिस्तान के साथ हमारा ट्रेड बहुत कम है, बहुत कम है, नहीं के बराबर है, तो वो हमारे साथ वॉर जरूर करना चाहता है, अलग बात है। समझ पा रहे हो? तो कुछ लोग बोलते हैं कि जब गुड्स क्रॉस करते हैं तब सोल्जर क्रॉस नहीं करते, तो वॉर मतलब इकोनॉमिक रिलेशंस जो है वो पॉलिटिकल रिलेशंस को भी स्ट्रांग बनाते हैं। फिर से बोलो, क्या बोला? इकोनॉमिक रिलेशंस जो है वो पॉलिटिकल रिश्तों को भी स्ट्रांग बनाते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। पर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं भैया इंटरनेशनल ट्रेड से फायदा नहीं हो तो नुकसान होता है। कैसे? अफ्रीकन इकोनॉमीज को देखो, उनके पास ह्यूज नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ह्यूज लैंड मास है, फर्टाइल लैंड है, जमीनें फर्टाइल है, और मिनरल्स का तो कोई अथा नहीं है। परंतु लोग क्या करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज क्या करती है, यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज क्या करती है, वहां पर लोगों को एक्सप्लॉइट करती है। एक्सप्लॉइट मतलब समझ रहे हो ना? तुम्हारी जमीन में से कोयला निकल रहा है, तुम्हारी जमीन में से सोना निकल रहा है, तुम्हारी जमीन में से लोहा निकल रहा है, तुम्हें ही हम लेबर बनाकर एम्प्लॉय करेंगे, हम तुमको टेक्नोलॉजी सिखाएंगे नहीं, हम तुमको मजदूर बनाकर काम करेंगे। समझ पा रहे हो? और तुमको वहां पर तुम्हारी से जमीन सस्ते में खरीद कर उसमें से कोयला निकालेंगे, मिनरल्स निकालेंगे, एल्यूमिनियम निकालेंगे, लोहा निकालेंगे, बॉक्साइट निकालेंगे, गोल्ड निकालेंगे, और तुमको अठन्नी नहीं देंगे, तुमको नौकरी देंगे सिर्फ। नहीं समझ रहे हो? तो कई लोग बोलते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड से अल्टीमेटली क्या होता है, अमीर देश और अमीर बनता है, गरीब देश और गरीब बनता है। नहीं समझ में आ रहा? तो ये जो चीजें हैं वो तुम लोग आप पढ़ लीजिएगा अपने आप, मेरे को कुछ पढ़ाने लायक नहीं है, इसको लिख लो, रीड, जनरल नॉलेज के कंसेप्ट। कई लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होता है गरीब देशों का, एक्सेसिव स्ट्रेस होता है। जैसे चाइना जो है वो सीपीसी बनाकर छोटे छोटे देशों को खत्म कर देगा। चाइना जो है वो कई देशों को बर्बाद कर दिया, जैसे मालदीव्स को उसने बर्बाद कर दिया लोन दे देकर। मालदीव से हमारा झगड़ा क्यों हुआ? क्योंकि चाइना उसके ज्यादा नजदीक आ गया था। आपको समझ में आ रहा है? मोदी जी ने आते ही पहले भूटान को अपना मित्र बनाया, चाइना उसके बदले में नेपाल से रिलेशन अच्छा कर लिया, चाइना उसके बदले में मालदीव से रिलेशन अच्छा कर लिया। अरे भूटान जानते हो ना, मैप में, इंडिया का मैप में भूटान जहां पर है वहां पर चिकन स्नेक है, चिकन स्नेक है, मालूम है ना? 40 किलोमीटर का रास्ता ऐसा है जो इंडिया को मेन पार्ट को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। वो 40 किलोमीटर में अगर कभी वॉर हुआ तो वो 40 किलोमीटर जो है ना, वो अगर कैप्चर कर लिया चाइना ने, वो पूरा नॉर्थ ईस्ट खत्म हो जाएगा इंडिया से। वहीं से ब्रह्मपुत्र आती है, वहीं से ब्रिजेस आते हैं, वहीं पर ट्रेन लाइन है, वहीं पर एयरपोर्ट है, पर वो खाली छोटा सा हिस्सा है चिकन स्नेक। वो 40 किलोमीटर ऐसे लाइन अगर क्रॉस कर दिया बॉर्डर पर, तो
इंडिया अलग हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट पूरा अलग हो जाएगा, 7 स्टेट नॉर्थ ईस्ट के भाग जाएंगे इंडिया के मैप से, वो उस पर पूरा चौपट कर देगा, चाइना कैप्चर कर लेगा उसको। तो उस चीज को समझने के लिए मोदी सरकार ने भूटान से जाकर, सबसे पहले मोदी जी सबसे पहला फॉरेन विजिट था भूटान का। क्यों भैया, भूटान में आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर जाता ही नहीं था। मोदी जी बोले पहले आए तो बोले भूटान के साथ दोस्ती बढ़ाएंगे, क्योंकि वो चिकन स्नेक के पास में भूटान है। भूटान में अगर सोल्जर भेजकर चाइना अगर हमारे चिकन स्नेक को अगर तोड़ दिया तो हम लोग तो खत्म हो जाएंगे। तो कई लोग बोलते हैं कि गरीब देशों को अमीर देश जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल पावर्स उस पर एक्सरसाइज करते हैं। मालदीव्स में तो यही हुआ ना, अभी तो मालदीव्स का क्या हुआ था पता ही है ना आपको। हाँ, मोदी जी लक्षद्वीप गए, लक्षद्वीप को प्रमोट करने के लिए गए और मालदीव्स का स्टेटमेंट उल्टा पुल्टा आया और हम लोगों ने लक्षद्वीप में उसके अगेंस्ट में प्रोजेक्ट चालू किया। अब तुमको हम दिखाते हैं मालदीव्स का इकोनॉमी को। इंडिया, वहीं पर सबसे ज्यादा इंडियन टूरिस्ट जाते हैं। मालदीव्स की इकोनॉमी इंडियन टूरिस्ट से चलती है। यूएई इंडियंस और इंडियन ट्रेड से चलती है। यूएई 25% से ऊपर यूएई में घूमने वाले लोग इंडियंस हैं। टूरिस्ट इकोनॉमी है दुबई की तो खास करके। दुबई में तेल नहीं है, दुबई का अंदर का तेल खत्म हो गया, टूरिज्म पर चल रहा है दुबई, समझ रहे हो ना। तो कई देश जो है गरीब देश को एक्सप्लॉइट करते हैं, जैसे मालदीव्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, श्रीलंका को एक्सप्लॉइट करता है चाइना, वहां पर जाकर पोर्ट बना रहा है, एयरपोर्ट बना रहा है और अपना मिलिट्री को भेज रहा है। तो खैर वो बात की बात है, समझ पा रहे हो ना। तो ये अपने आप पढ़ लेना, तुम उसमें कुछ पढ़ाने लायक नहीं है मेरे। अब हम लोग बात करते हैं, अब इसमें सबसे पहला थ्योरी है मर्चेंटलिस्टिक व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? मर्केंटलिस्टिक, मर्चेंट का मतलब होता है क्या, व्यापारी। ये बहुत ही पुराना पारंपरिक थ्योरी है, बहुत पुराना, मतलब सैकड़ों वर्षों पुराना, मतलब 15 सेंचुरी की बात कर। ये थ्योरी बोलता था इंटरनेशनल ट्रेड इज अ जीरो सम गेम। फिर से बोलो, इंटरनेशनल ट्रेड इज अ जीरो सम गेम। जीरो सम का मतलब क्या होता है, ना किसी को फायदा होगा ना तो किसी को नुकसान। मतलब ओवरऑल अगर एक देश को फायदा होगा तो दूसरा देश को नुकसान हो जाएगा। टुकड़ल में मान लो अगर 5 देश को 100 करोड़ करके फायदा हो रहा है 500 करोड़, तो उतना ही बाकी 5 देशों को, 10 देशों को नुकसान हो जाएगा 500 करोड़। सो दैट टोटल में दोनों को फायदा नुकसान कुछ नहीं होगा। इसको बोलते हैं जीरो सम गेम। जैसे स्टॉक मार्केट में फ्यूचर ऑप्शंस जो मार्केट का हिस्सा होता है वो जीरो सम गेम होता है। अगर आप फ्यूचर ऑप्शन से कुछ कमा रहे हैं तो इसका मतलब कोई दूसरा आदमी पक्का उसमें से कुछ पैसा खो रहा है, तब आप कमा रहे हैं। यू आर अर्निंग बिकॉज समवन इज लूजिंग द मनी, यू आर नॉट अर्निंग, समवन इज लूजिंग एंड गिविंग इट टू यू। वेल्थ इज नॉट बीइंग क्रिएटेड, इट्स अ ट्रांसफर ऑफ मनी। 95% लोग उसमें लॉस करते हैं और 5% लोग फ्यूचर ऑप्शंस में कमाते हैं। और जो 5% कमाते हैं उसमें भी 3 लोग, 5 में से 3 लोग, वो लोग एफडी जितना रिटर्न भी नहीं कमा पाते, तो बचे हुए 2 लोग कमाते हैं एफडी से ज्यादा। मतलब 98% नॉट इवन बीट एफडी रिटर्न्स स्टॉक मार्केट में। दैट इज अ जीरो सम गेम। अगर मैंने 50 करोड़ रुपया कमाया तो तुमने 50 करोड़ खोया, मैंने 50 करोड़ कमाया तो तुमने 51 करोड़ खोया, बाकी 1 करोड़ ब्रोकर ले गया, टैक्स ले गया, सरकार ले गई, स्टॉक एक्सचेंज ले गया। इट्स अ जीरो सम गेम। तो वैसा ही कुछ बोलता है कि मर्केंटलिज्म थ्योरी बोलता है कि इंटरनेशनल ट्रेड इज अ जीरो सम गेम। फिर से बोलो, कौन सा गेम? जीरो सम। जिन देशों को फायदा होता है वो फायदा उतना ही दूसरे देशों को नुकसान होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अरे यस और नो तो बोलो। ये बोलता है जिस देश के पास सोना ज्यादा होता है, चांदी ज्यादा होता है, वो देश अमीर होता है। बस ये सिर्फ किस की बात करता है? स्वर्ण की मुद्राएं, चांदी की मुद्राएं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। जिसके पास सोना ज्यादा है वो ज्यादा अमीर है, जिसके पास सोना कम है वो कम अमीर है। तो इंटरनेशनल ट्रेड से क्या होता है, एक देश दूसरे देश को सोना ट्रांसफर करता था। ये मैंने आपको बताया ना, 400-500 साल पुराना करेंसी की बात कर रहा है, 400-500 साल पुराना थ्योरी है, आउटडेटेड है, खत्म। अरे समझ पा रहे हो? दैट इज मर्केंटलिस्ट थ्योरी। क्योंकि जब एक देश दूसरे से सामान खरीदता है तो एक देश क्या दे रहा है दूसरे को? सोना दे रहा है। तो एक देश का अमीरी कम हो रहा है, दूसरे देश का अमीरी बढ़ रहा है, बस इतना ही है। तो अल्टीमेटली तो कोई फायदा नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि ये सिर्फ किसमें वेल्थ को मेजर करता है? सोने में। देश की संपत्ति, देश की अमीरी को किसमें मेजर करता है? ये गोल्ड में, और कोई में नहीं। नहीं समझ आया? इसको बोलते हैं क्या? मर्केंटलिस्टिक व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। आर यू वेरी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग दिस? मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलना पड़ेगा। फिर से बोले, अरे फिर से बोले क्या? मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलो यार। लिख लो,
ये थ्योरी बोला किसी भी देश का मेजर ऑब्जेक्टिव सिर्फ गोल्ड एंड सिल्वर इकट्ठा करना होता है, गोल्ड एंड सिल्वर इकट्ठा करना होता है। तो जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, जब आप इंटरनेशनल ट्रेड को आईटी लिखो ना, हेलो, जब आप आईटी करते हैं, अरे आईटी मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड, जब आप आईटी करते हैं तब एक देश से गोल्ड एंड सिल्वर दूसरे देश में ट्रांसफर होता है, एक देश से गोल्ड और सिल्वर दूसरे देश में ट्रांसफर होता है। तो एक देश अमीर बनता है, दूसरा देश गरीब बनता है, और अल्टीमेटली किसी को फायदा नुकसान नहीं होता। इट्स अ जीरो सम गेम। नहीं लिख रहा आप? किसी क्या लिखा? अल्टीमेटली किसी देश को फायदा नहीं होता। नेक्स्ट, किसी देश को फायदा नुकसान नहीं होता। अरे बोलो क्लियर ना, मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलना पड़ेगा। परंतु अब दूसरा थ्योरी है एब्सोल्यूट एडवांटेज। दो थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक है एब्सोल्यूट एडवांटेज और एक है कंपैरेटिव एडवांटेज। फिर से बोलो, पहला क्या है? एब्सोल्यूट एडवांटेज। दूसरा क्या है? कंपैरेटिव एडवांटेज। एक बार फिर से बोलो, पहला क्या है? एब्सोल्यूट एडवांटेज। दूसरा क्या है? कंपैरेटिव एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज का जो थ्योरी है वो दिया था एडम स्मिथ ने। किसने दिया था? एडम स्मिथ, हु वाज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर से बोलो, क्या बोलते थे उसको? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। दूसरा था कंपैरेटिव एडवांटेज, ये दिया था रिकार्डो ने। किसने दिया था? रिकार्डो। मेरी बात सुनो, हेलो हेलो, सुनो ना। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या बोला? एडम स्मिथ ने बोला नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड जीरो सम गेम नहीं है, इससे दोनों देशों को फायदा हो सकता है। फिर से बोलो, एडम स्मिथ ने पहली बार क्या बोला? इंटरनेशनल ट्रेड इज नॉट अ जीरो सम गेम। मैं लिखवा दूंगा, इससे दोनों देशों को फायदा हो सकता है। अगर आप, फायदा तब होगा जब जो देश वो सामान प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करे जिसमें उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है, जिसमें उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है। थोड़ा सा सुना हुआ लग रहा होगा। और रिकार्डो ने बोला, वो भी यही बात किया पर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। वो बोला कि वो देश वो सामान प्रोड्यूस करे जिसमें उसको कंपैरेटिव एडवांटेज है। अभी एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं शांति से, हड़बड़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। मैंने कहा एडम स्मिथ ने क्या बोला, बोलो फटाफट। जीरो सम गेम नहीं है, दोनों देशों को फायदा हो सकता है। क्यों? अगर तब फायदा होगा जब वो, हर देश वो सामान प्रोड्यूस करे जिसमें उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है। कौन सा एडवांटेज? एब्सोल्यूट। मतलब अगर इंडिया के अंदर में, मेरी बात समझो, फूड प्रोडक्शन हो सकता है, पर मान लो यूएई के अंदर में पेट्रोल का प्रोडक्शन हो सकता है, तो इंडिया हैज अ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन फूड प्रोडक्शन बट डिसएडवांटेज इन पेट्रोल प्रोडक्शन। यूएई हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन पेट्रोल प्रोडक्शन बट डिसएडवांटेज इन फूड प्रोडक्शन। तो आप एक काम करिए, एक्सचेंज कर लीजिए, काम खत्म हो गया। नहीं समझे? अरे नहीं समझे तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लिखना मत तुम, सुनना। मान लो मैं आपको बोलता हूं कंट्री ए और बी है, मैं वही डेटा ले रहा हूं जो यहां पर दिया है मैंने। रोटी और कपड़ा बोलूंगा मैं, रोटी और कपड़ा बोलूंगा मैं, चलेगा? कभी कभी मेरे मुंह से निकलेगा 1 किलो रोटी 1 किलो कपड़ा, तो तुम मत बोलना सर 1 किलो कपड़ा थोड़ी ना होता, 1 मीटर मान लो या फिर 1 किलो कॉटन मान लो। आप समझ पा रहे हैं? रोटी किलो में नहीं होता। अरे वीट की बात कर रहा हूं मैं, रोटी कपड़ा बोले चलेगा क्या? ना वीट और क्लोथ जो है ना वो बोलने में थोड़ा समय लगता है। तुम मेरी भाषा जानते हो कि हम आपकी और हमारी भाषा में जो घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो भाषा में हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो ये बात तो तुम जानते ही हो मेरे को। तो अगर मान लो एक देश ऐसा है जिसमें 1 घंटा में ये पर लेबर आवर है, 6 किलो रोटी 4 किलो कपड़ा बन सकता है, कॉटन बन सकता है। इसमें 1 किलो रोटी और 5 किलो कॉटन बन सकता है। अब बताओ मेरे को, कंट्री ए और कंट्री बी क्या है, सोचकर बताओ ना। ए में कौन सा फायदा है? क्या चीज बनाने में फायदा है? रोटी बनाने में फायदा है, और इसमें कपड़ा बनाने में फायदा है। नहीं समझ में आया? क्या करना चाहिए? ए क्या करेगा? इसको वीट सप्लाई करेगा, और बी क्या सप्लाई करेगा? इसको कॉटन सप्लाई करेगा। सिंपल एकदम, इससे दोनों को फायदा होगा। क्यों? अगर मान लो ये लोग वीट और कॉटन को एक्सचेंज कर देते हैं, ये वीट है ये कॉटन है, रोटी और कपड़ा बोल रहा हूं, चलेगा? तुम मत बोलना रोटी किलो में नाप रहे हैं, अरे वीट नाप रहे हैं, कपड़ा किलो में नाप रहे हैं सर, कॉटन नाप रहे हैं, क्लोथ मीटर में नाप रहे हैं। छोड़ो, उस वैल्यू पर, यूनिट्स पर मत जाओ, मैसेज पर जाओ। देखो समझो जरा, क्या करना बेटर रहेगा? ए के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है एक प्रोडक्ट में, बी के पास दूसरा में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। क्या करना? वो का सामान बनाओ जिसमें तुम्हारा एब्सोल्यूट एडवांटेज है। नहीं समझ में आया?
इंटरनेशनल ट्रेड से दोनों को फायदा कैसे होगा, सोचो सोचो। इस देश को 6 किलो रोटी बनाने में 6 घंटा लगता, हाँ या ना? पर इसने क्या किया, बोला ये रोटी हम नहीं बनाएंगे, जाओ हम सिर्फ कपड़े का प्रोडक्शन करें। तो कपड़ा बनाने में उसको सिर्फ, समझ रहे हो, कपड़ा बनाने में उसको 1 घंटा में 5 किलो कपड़ा बन गया। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है मैंने क्या कहा? वो क्या करेगा, 6 किलो रोटी देगा, वो 5 किलो कपड़ा देगा, एक्सचेंज करेगा। तो दोनों का 1-1 घंटा ही लगेगा ना, बोलो ना। तो अगर ये पहला वाला देश जो है वो, अगर मान लो दूसरा वाला देश का फायदा देखो, उसको 6 किलो रोटी बनाने में कितना घंटा लगता है, 6 घंटा, पर अब वो 1 घंटा में 5 किलो कपड़ा बना रहा है, 5 किलो कॉटन बनाकर दे रहा है, तो उसको तो कितना भयंकर फायदा हो गया ना। 5 घंटे का टाइम सेव हो गया ना, कितना घंटे का, 5 घंटे का। समझ में नहीं आया, बोलो। अब वैसे ही इसके लिए सोचो, इसको अगर कपड़ा बनाना पड़ता तो 5 किलो कपड़ा बनाना, क्या हुआ, क्या समझ में आ रहा है? ये 6 किलो वीट देगा और ये 5 किलो क्रोध देगा। तो एक के पास 5 किलो कपड़ा आ रहा है, तो 5 किलो कपड़ा लेने के लिए उसको 1 घंटा में 4 किलो बनता है, तो 5 किलो के लिए 1.25 घंटा खटना पड़ता। कितना घंटा खटना पड़ता, 1.25 घंटा, 1.25 आवर्स। पर अब उसको सिर्फ 1 किलो रोटी बनाकर बेचना है, 1 घंटा में काम हो जा रहा है। इसको फायदा कितने का हो रहा है, 0.25 आवर्स का फायदा हो रहा है ना। सर किसी को ज्यादा फायदा, किसी को कम फायदा, वहीं पर तो हम लोग बार्गेनिंग करेंगे ना। ये बहुत सिंपलिस्टिक थ्योरी दे दिया, बहुत सिंपलिस्टिक थ्योरी दे दिया। नहीं समझ में आया अभी भी? मेरे को लग रहा नहीं आया। सर कैसे मैथमेटिक्स इसका नहीं समझ में आ रहा है? मैंने तुमको ये बोला कि ए के पास कितना रोटी आया, कितना कपड़ा गया। ए के पास 5 किलो कॉटन आ गई, इसके पास 6 किलो रोटी आ गई, क्या हुआ? बी के लिए बोलो ना, 6 किलो वीट बनाने के लिए उसको कितना घंटा खटनी करना पड़ता भाई? 6 किलो वीट बनाने के लिए इसको 6 घंटा खटना पड़ता। समझ पा रहे हो? परंतु अभी खटना सिर्फ कितना पड़ा है, 1 घंटा 1 किलो कपड़ा बनाने में, 5 घंटे का बचत हो गया। ए के लिए सोचो, इसके पास 5 किलो कॉटन आ गया, 5 किलो कॉटन बनाने में 1.25 घंटा लगता रहे, पर ये 1 घंटा में काम कर दिया, काम खत्म हो गया इसका। मतलब जिस देश के पास जो ज्यादा अच्छा है वो बनाओ और बाकी से एक्सचेंज कर लो ना यार। स्पेशलाइजेशन की बात कर रहा है ये, क्या चीज की स्पेशलाइजेशन? नहीं समझ में आया? अरे नहीं आया, नहीं समझ में आया? अरे मेरे को जो काम अच्छा आता मैं करूंगा, तुमको जो काम अच्छा आता है तुम करो, और हम लोग दोनों अपना गुड्स एंड सर्विसेज एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेंगे। आया नहीं अभी भी? नहीं समझ में आया? ये होता है एडम स्मिथ का थ्योरी, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, सॉरी एब्सोल्यूट एडवांटेज। फिर से बोलो कौन सा एडवांटेज? एब्सोल्यूट। पर इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, बहुत ही ओवर सिंपलिस्टिक थ्योरी है, बहुत ही ओवर सिंपलिस्टिक थ्योरी है। नहीं समझ में आया? ये तब होता है पॉसिबल जब एक देश को एक प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट एडवांटेज हो, दूसरे को दूसरे में एब्सोल्यूट एडवांटेज हो। परंतु वो क्या सिचुएशन होगा जब एक देश को दोनों में एब्सोल्यूट एडवांटेज हो, तब कैसे करेंगे? नहीं समझ में आया? अरे सिचुएशन समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ में? फिर से बोले, अरे फिर से बोले क्या? मैं लोहा अच्छा बनाता हूं, मैं लोहा अच्छा बनाता हूं, तुम सीमेंट अच्छा बनाता है, तो मैं लोहा तुमको दे दूंगा, तुम सीमेंट मेरे को देना। स्पेशलाइजेशन होगा, हम लोहे में स्पेशलाइज करेंगे एकदम। मैं सॉफ्टवेयर अच्छा बनाता हूं, पर मैं खेती नहीं कर पाता हूं, तू खेती अच्छा बनाता है, पर तेरे को मोबाइल का सॉफ्टवेयर बनाना नहीं आता। चल दोनों मिल जाते, हम तेरे को सॉफ्टवेयर बना कर देंगे, तुम मेरे को खाना खिला देना। अब समझे नहीं? हम ब्रेन से काम अच्छा कर सकते हैं, तुम हाथों से काम अच्छा कर सकते हैं। अभी भी नहीं आया समझ में? हम लोग दोनों मिल जाते हैं, चीते और बाघ की दोस्ती। अभी भी नहीं समझे? आरआरआर का था ना, एक आदमी का दिमाग अच्छा चलता है पर उसके पांव टूट गए थे, राम का। पर भीम का दिमाग कम चलता है पर उसमें ताकत ज्यादा था, तो उठा कर ले जाता है वो अपने कंधे पर, और जो एक्शन होता है, माय गॉड दैट्स एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। देखा है क्या आरआरआर? मैंने तो कितनी बार देख लिया, मैं तो मन ही नहीं भरता है मेरा, तो सुपर डुपर फिल्म लगता है। और एक्शन तो वैसे भी मेरे को पेट्रियोटिक फिल्में बहुत ज्यादा पसंद है, हद से ज्यादा। पेट्रियोटिक फिल्म में घटिया से घटिया पेट्रियोटिक फिल्म फ्लॉप होती है, वो भी मेरे को अच्छी लग जाती है। मेरी बात समझ रहे हो? ये बोलता है एब्सोल्यूट एडवांटेज। अब बात उठती है कि सर अगर अगर एक देश को दोनों में एब्सोल्यूट एडवांटेज हो तब क्या होगा? देखो, मैं सॉफ्टवेयर भी अच्छा बना सकता हूं, मैं अगर जुट जाऊं ना तो मैं खेती भी जबरदस्त करूंगा। नहीं समझे? मैं जो काम करूंगा ना उसमें जान लगा दूंगा पूरा, और दोनों ही अच्छा करूंगा। अरे होता है ना, आदमी का इंटेंशन, आदमी का मोटिवेशन होता है। अरे मैं अगर ये काम करूंगा तो भी टॉप करूंगा, ये काम करूंगा तो भी टॉप करूंगा। नहीं समझ रहे? तब क्या होगा? तब कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, रिकार्डो का। कौन सा थ्योरी? कंपैरेटिव। कंपैरेटिव एडवांटेज क्या बोलता है? मैं
खेती भी कर सकता हूं जबरदस्त, पर सॉफ्टवेयर भी अच्छा बना सकता हूं। तुम खेती भी खराब करता है, तुम सॉफ्टवेयर भी खराब करता है, परंतु मैं लगता है मेरे को खेती और सॉफ्टवेयर में मैं सॉफ्टवेयर और ज्यादा बेटर तरीके से बना सकता हूं। नहीं समझे? तुम दोनों खराब करता है, परंतु तुम खेती सॉफ्टवेयर बनाने में तुमको 10 घंटा लगेगा, खेती करने में तुमको 6 घंटा में हो जाएगा। हम दोनों काम एक एक घंटा में कर लेंगे, पर मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि खेती में थोड़ा सा ज्यादा कमजोर है, हम सॉफ्टवेयर जल्दी बना पाएंगे। नहीं समझ में आया? अरे हम दोनों काम अच्छा करते हैं, पर जो ज्यादा अच्छा करते हैं वो हम करेंगे। तुम जो खराब काम करता है, समझ पा रहे हो? मेरे मुकाबले में बात कर, हम जो ज्यादा अच्छा करते हैं वो हम बनाएंगे, तुम जो खराब काम करता है वो तुम बना। ज्यादा अच्छा खराब काम समझ पा रहे हो? तुम दोनों खराब है, तुम रोटी भी खेती भी कम कर पाता है और सॉफ्टवेयर भी धीरे बना पाता है, परंतु तुमको लग रहा है कि तुम सॉफ्टवेयर और बहुत भयंकर धीरे बनाते हैं, खेती थोड़ा सा धीरे बनाते हैं, थोड़ा सा धीरे बनाते हैं, कम खराब। नहीं आया समझ में? बोलो ना, अरे बोलना। तो हम अपना फील्ड चुनेंगे, तुम अपना फील्ड चुनो। अरे हम जॉब करके भी कमा सकते हैं, हम रोटी भी बनाकर घर में खाना बना सकते हैं। वाइफ बोलती है कि हम रोटी भी बना सकते हैं और जॉब भी करके कमा सकते हैं। तो हस्बैंड बोला हम दोनों काम कर सकते हैं, तुम दोनों काम कर सकते हो, परंतु जो ज्यादा अच्छा जिस काम में है, जो कम खराब के जिस काम में है, वो काम करो। समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा? इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज बाय डेविड रिकार्डो। अब यहां पर इंस्टीट्यूट ने एक हद कर दिया, टेबल नहीं दिया बल्कि पैराग्राफ में कहानी स्टोरी दे दिया। किसमें दे दिया? पैराग्राफ में दे दिया। अरे पैराग्राफ में, पैराग्राफ में, पैराग्राफ में। उसने क्या बोला? नालायक। उसने बोला यही डेटा को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं, ए और बी, रोटी और कपड़ा, कॉटन या क्लोथ। 6 4 1 2, 6 4 1 2। इस बार क्या बोला? मतलब रोटी में हम 1 घंटा में 6 किलो रोटी बनाते हैं और 1 घंटा में 4 किलो कपड़ा बनाते हैं, और तुम साला 1 घंटा में 1 किलो रोटी और 2 किलो कपड़ा बनाता है। पर हम क्या, किसमें बेटर है? कंपैरेटिव एडवांटेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कंपैरेटिव। नहीं समझ आया? रेशियो निकालोगे A:B। क्या करना क्या है? 6:1, 4:2। मतलब ये 6 टाइम्स, ये 2 टाइम्स। मतलब इसमें हम तुमसे 6 गुना है रे, इसमें हम सिर्फ तुमसे 2 गुना है रे। मैथ्स नहीं समझे? कौन सा ज्यादा बेटर है बताओ मेरे लिए? ए के लिए कौन सा बेटर है? ए के लिए कौन सा बेटर है? रोटी की कपड़ा, वीट की क्लोथ? बोलो। हम तुमसे एक में वीट में 6 गुना ज्यादा बनाते हैं, पर कॉटन से 2 गुना ज्यादा बनाते हैं। अब बी अगर क्या सोचेगा? बी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोचेगा? B:A अगर निकालोगे तो 1/6, 1/6 मतलब 16%, 17%, और 2/4 मतलब 50%। एक में हम तुम्हारा 17%, एक में हम तुम्हारा 50% तो है ना? नहीं आया? घुसा दिमाग में। ये मेरे को एक कॉलम और बनाना था, मेरे पास जगह नहीं था यार। 17%, 50% नहीं समझ में आया? बोलना। तो कौन क्या बनाएगा बताओ? ए क्या बनाएगा? रोटी। बी क्या बनाएगा? कपड़ा। ए क्या बनाएगा? रोटी। बी क्या बनाएगा? कपड़ा। मैथ्स नहीं समझ में आया? तुम्हारे स्टडी मेटेरियल में सिर्फ यहीं तक देकर छोड़ दिया। इंटरमीडिएट में उसका और एक्सप्लेनेशन था कि रेशियो निकाल कर बताओ, दोनों का रेशियो। अरे दोनों का क्या रेशियो? क्या है वो बता रहा हूं मैं। समझ में नहीं आ रहा है? ये है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। एक बार फिर से बोलो, एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या बोल रहा है? मैं एक प्रोडक्ट में अच्छा हूं, तू दूसरे प्रोडक्ट में अच्छा है, तो मैं जो अच्छा काम कर सकता हूं मैं करूंगा, तुम जो अच्छा काम कर सकते हो तुम कर। पर वो तब क्या सिचुएशन जब मैं दोनों में अच्छा हूं। दो दोस्त है, मान लो एग्जाम में चीटिंग अलाउड है। मेरा फेवरेट अकाउंट्स, तेरा फेवरेट है मैथ्स। हम अकाउंट्स में दोनों पढ़ते हैं, तुम भी अकाउंट्स में दोनों पढ़ता है, पर हम अकाउंट्स में ज्यादा स्ट्रांग है। हम अकाउंट्स में दोनों में तुमसे अच्छे हैं, तुम अकाउंट्स मैथ्स दोनों में मेरे से खराब हो। ठीक, कोई बात, परंतु फिर भी मेरा अकाउंट्स अच्छा है कंपैरेटिवली, मेरा अकाउंट्स ज्यादा अच्छा है, तुम्हारा मैथ्स कम खराब है। मैथ्स नहीं समझ रहे हो? 17%, 50%, तुमसे मैं 17%, तुमसे मैं 50%। बी बोला हम तुमसे 17% है, तुमसे आधे हैं, पर एक में तो एकदम नहीं है, कुछ भी बराबर, दूर दूर तक 17% है, और एक पे आधे तो है कम से कम। तो क्या करना होगा सोच कर बताओ ना। ए क्या प्रोडक्ट बनाएगा? ए क्या देगा बी को? वीट। बी क्या देगा ए को? कॉटन। अब इसमें दोनों को फायदा कैसे होगा? ये कैसे होगा ये वाला चीज ना बहुत ज्यादा तुम्हारे एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है इंस्टीट्यूट ने, मतलब मेरे को नहीं समझ में आया क्यों। ऑब्वियसली फाउंडेशन लेवल का है, था ये सब, था पूरा था। हो सकता है आपने 11 12 में थोड़ा सा पढ़ा होगा, पर ये देखकर मत सोचो कि पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है। पूरा चैप्टर कुछ है ही नहीं, मतलब नया है सब कुछ, सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ रहे हैं। समझ पा रहे हो? तो ये क्या होगा? अब रेशियो कैसे मेंटेन होगा भैया? रेशियो का ये मेंटेन होसी भाई, कंपैरेटिव एडवांटेज।
तुम लोग ये बताओ, तुमको समझ में आया कि नहीं? ये बोलेगा हम तुमको 6 किलो वीट देंगे। तू मेरे को क्या देगा रे? तू मेरे को क्या देगा? कपड़ा देगा? कितना देगा? बार्गेन करेंगे उसमें। अरे क्या करेंगे भाई बार्गेन? अब समझो जरा, मैं तेरे को 6 किलो वीट देता हूं, तुमको 6 किलो वीट बनाने में कितना घंटा लगता है? 6। उसी 6 घंटा में तुम कितना क्लोथ बना सकता है? 2 करके 12। नहीं आया? नहीं आया? हम तुमको 6 किलो वीट देंगे, उसको तुमको प्रोड्यूस करने में तेरे को कितना घंटा लगता था? 6 घंटा। उसी 6 घंटा में तुम कितना कपड़ा बना सकता है? 12। तो तुम मैक्सिमम 6 घंटे का टाइम में तुम 12 किलो कपड़ा बना सकता है। तो तुम 12 से अगर कम देगा तो मेरे को फायदा होगा, तेरे को फायदा होगा। मैथ्स नहीं समझ में आया? मैं 1 घंटे की बात कर रहा हूं। अगर ए ने 1 घंटा काम किया तो 6 किलो वीट बना सकता है, वो हम तुमको दे देंगे। 6 किलो वीट के बदले में हम तुमसे क्या लेंगे? वीट, कॉटन लेंगे, कपड़ा लेंगे। तो तुमको अब तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम सोच रहे हो इससे मेरे को 6 किलो वीट मिल रहा है, 6 किलो वीट बनाने में मेरे को 6 घंटा लगता था, 6 घंटा में हम साला 12 किलो कपड़ा बना सकते हैं। तो ये तो मेरे को 6 घंटे का माल दे रहा है, हम उसमें 12 किलो कपड़ा बना सकते हैं। तो 12 किलो कपड़ा ही अगर दे देंगे तब तो मेरे को फायदे नुकसान नहीं हुआ, फायदे नहीं हुआ। बी को बोलेगा फायदे नहीं हुआ मेरे को, बी बोलेगा 12 से थोड़ा कम देंगे। अब बात उठता है वो 12 से जो कम देगा वो ए एक्सेप्ट करेगा क्या? वो नहीं, हाँ का बात नहीं, पूरी बात सुनो। वो ए एक्सेप्ट करेगा क्या? ए एक्सेप्ट करेगा क्या, वो क्वेश्चन उठता है। अब ए बोलेगा हमने 1 घंटा लगाया, साले 1 घंटे में हम 4 किलो कपड़ा बना सकते थे, अगर तू मेरे को 4 ही देगा तो जाओ भाड़ में, नहीं लेंगे। ए बोलेगा हम 4 किलो कपड़ा से नीचे नहीं लेंगे, बी बोलेगा हम 12 किलो क्लोथ से 12 किलो कपड़ा से ऊपर नहीं देंगे। तो बीच में भी तो कुछ होता है, 4 से 12 के बीच में। नहीं आया लग रहा है, फिर से बोले, फिर से बोले, शुड आई रिपीट दिस? लग रहा बाउंसर चला गया शायद। समझ में आ गया इसका मैथ्स? नहीं आया? ये 1 घंटा में क्या बोला, हम 6 किलो कपड़ा देने को तैयार है, 6 किलो रोटी देने को तैयार है। ये बी क्या सोच रहा है? 6 किलो रोटी मिल रहा है, 6 किलो रोटी बनाने में मेरे को 6 घंटा लगता, 6 घंटा में तो हम साले 2 किलो का कपड़ा करके 12 किलो कपड़ा बना सकते, 12 किलो कॉटन बना सकते थे। तो अगर साला ये 12 किलो का 12 किलो अगर इसको दे दिया तो मेरे को फायदा क्या हुआ बे? हट, नहीं देंगे, 12 किलो से कम देंगे। बी बोलेगा हम 12 किलो कपड़ा से कम देंगे। अब क्वेश्चन उठता है ए उसको एक्सेप्ट करेगा क्या? ए बोलेगा टेंशन क्या रे, तुम 11 दे देना मेरे को, खुश है, क्योंकि मेरे को 1 घंटा में तुमको वीट बना कर देना हूं, उसी 1 घंटा में मैं क्या करता, 4 किलो कपड़ा तो बना सकता था, 4 किलो कॉटन। तो अगर तू साला मेरे को 4 किलो ही कॉटन दे रहा है तो भाग्य से नहीं करेंगे तेरे साथ ट्रेड। पर 4 से जहां तुम मेरे को ज्यादा दे रहा है मेरे को फायदा है, 5 देगा, 6 देगा, 7 देगा, 8 देगा, 9 देगा, 10 देगा, 11 देगा, तब तो फायदा। देने को तो 50 देगा तो भी फायदा है, पर 50 तो तुम तैयार नहीं होगा। नहीं समझ रहे हो? मैं 4 किलो से कम में मानूंगा नहीं, तुम 12 से ऊपर में दोगे नहीं। तो 4 और 12 का बीच में कोई भी ट्रेड होगा वो दोनों को फायदा होगा ना। वो जो 8 किलो कपड़ा है वो दोनों लोग मिलकर शेयर करेंगे। अब क्या रेशो में शेयर करेंगे वो लोग सोचेंगे। समझ में आ गया? इसका गणित समझ में आया? ये बोलता है रिकार्डो, डेविड रिकार्डो। परंतु इस थ्योरम की, इस कंसेप्ट की एक प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी छोटी सी है कि ये सिर्फ लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पर फोकस किया है। सिर्फ क्या चीज पर? लेबर थ्योरी पर। ये मान लिया कि सिर्फ लेबर ही चाहिए प्रोडक्शन में, बाकी कैपिटल को ये इग्नोर कर दिया, मटेरियल को ये इग्नोर कर दिया। ये बोला लेबर इज द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। नहीं समझ में आया? लेबर इज द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। एम आई वेरी वेरी क्लियर इन दिस? उसको सॉल्व किया एचओ थ्योरी। किसने? एचओ थ्योरी। मेरे ख्याल से 100 नहीं 200% अच्छी तरह से समझ में आ गया सारा थ्योरी। क्या बोलते हैं? 3 थ्योरी क्लियर हुआ? कॉपी में बड़ा भड़ लिखोगे दौड़कर? जल्दी लिखो। पहला है मर्केंटलिस्टिक थ्योरी। दिखाओ कॉपी में लिखा चुके हैं क्या? मर्केंटलिस्टिक थ्योरी लिखवा चुका है क्या मैं? अब क्या लिखा? एब्सोल्यूट एडवांटेज बाय एडम स्मिथ। सुनो ना, 2-3 शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। एब्सोल्यूट एडवांटेज को ए लिख लो, कंपैरेटिव एडवांटेज को सी लिख लो, ठीक है ना? जल्दी हो जाएगा। लिखो एब्सोल्यूट एडवांटेज बाय, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज बाय एडम स्मिथ। लिखो एडम स्मिथ ने बोला कि मर्केंटलिस्टिक थ्योरी गलत है। आईटी इज नॉट अ जीरो सम गेम, इंटरनेशनल ट्रेड इज नॉट अ जीरो सम गेम। क्या लिखा? आईटी इज नॉट अ जीरो सम गेम। एक सेकंड, क्या लिखा? आईटी इज नॉट अ जीरो सम गेम। फिर से बोला आईटी इज नॉट अ जीरो सम गेम। समझ में आ गया? आईटी से दोनों कंट्रीज को फायदा हो सकता है। assumptions assumptions
assumption labor is the only input, labor is the only input। फिर देखिए नंबर 2, सिर्फ दो कंट्री दो कमोडिटी फ्रेमवर्क है, सिर्फ दो कंट्री और दो कमोडिटी है। assumption में नेक्स्ट सिर्फ दो कंट्री और सिर्फ दो कमोडिटी है, सिर्फ दो कंट्री, अरे दो कंट्री और दो कमोडिटी है, सिर्फ कंट्री भी दो है और कमोडिटी भी दो है। लिखिए नेक्स्ट लाइन, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, लेबर एक दूसरे देश से दूसरे देश नहीं सॉरी, एक देश में एक जगह से दूसरी जगह लेबर जा सकता है पर एक देश से दूसरे देश में लेबर नहीं जा सकता। लिखो लेबर अपने देश में मूव कर सकता है, मोबाइल है, पर एक देश से दूसरे देश में इमोबाइल है। लेबर एक देश से दूसरे देश, लेबर अपने देश में मूव कर सकता है पर एक देश से दूसरे देश में मूव नहीं कर सकता, एक देश से दूसरे देश में मूव नहीं कर सकता। समझ गए? लिखो ये थ्योरी तब अप्लाई होगा जब पहला कंट्री एक कमोडिटी, पहला कंट्री एक कमोडिटी में एब्सोल्यूट एडवांटेज है और दूसरी कंट्री का दूसरी कमोडिटी में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। पहली कंट्री का एक कमोडिटी में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, दूसरी कंट्री का दूसरे कमोडिटी में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। लिखिए एग्जांपल, लिखिए बाबू सुनो, अभी मैं आउटपुट पर लेबर आवर दे रहा हूं, अगर ये उल्टा लिख दूंगा लेबर आवर पर यूनिट मतलब आवर्स पर यूनिट तो मेरा कैलकुलेशन पूरा उल्टा हो जाएगा। लिखो एग्जांपल, ये लिखो सब कंसेप्ट समझ पा रहे हो? इसका मतलब एक घंटे में 6 किलो रोटी 4 किलो कपड़ा बना सकते हैं। हिंदी में लिखो, एक लेबर आवर में क्या लिखा, लिखा लिखो एक घंटे में, लिखो कंट्री ए में, लिखो कंट्री ऐसे लिखो, कंट्री ए इधर, एक घंटे में 6 किलो रोटी 4 किलो कपड़ा बना सकते हैं। अरे एक घंटे में 6 किलो रोटी 4 किलो कपड़ा बना सकते हैं। अरे किलो कपड़ा समझ पा रहे हो? कॉटन कॉटन, या मीटर ले लो क्लोथ को, कपड़ा समझ रहे हो? अरे ऐसी भाषा अच्छी तरह से समझ में नहीं आती है क्या? 6 किलो रोटी 4 किलो कॉटन बना सकते हो। बी में क्या लिखोगे, एक घंटे में 1 किलो रोटी पर 5 किलो कपड़ा बनेगा, 5 किलो कॉटन बनेगा। बगल में बाबू लिख लेना, कपड़ा मतलब कॉटन, कपड़ा कॉटन को केजी में मेजर करें, कपड़े को। नहीं तो कोई आदमी ये बुक देखेगा ना तो बोलेगा ये गोपाल बुद्ध ऐसे लिखवाता है। हम इसको पीडीएफ शेयर करेंगे ना। एक घंटे में 1 किलो रोटी और 5 किलो कपड़ा बनेगा, कॉटन बनेगा। लिख लो कपड़ा मीन्स कॉटन, यहां से कपड़ा मीन्स कॉटन लिख ले, कॉटन का आउटपुट। नहीं तो बाद में बोलेगा ये क्या है, गांधी जी की भाषा बोलने लग गए। चलिए खत्म करें जल्दी जल्दी जल्दी, तो बताओ मेरे को। लिखो ए रोटी जल्दी बनाता है, बी कपड़ा जल्दी सीलता है बनाता है। ए हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन रोटी, लिख लो ए हैज ए इन रोटी, बी हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन कपड़ा। क्या करेंगे भाई मेरे, क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, बोलो 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 बोलो। लिखो ए रोटी बनाकर बी को देगा, बी जो है वो कपड़ा बनाकर ए को देगा। कौन बोलेगा तुम लोग में से? ऐसे लिखो, एक घंटे में ए 6 किलो रोटी बनाकर बी को देगा, उसके बदले में बी से 5 किलो कपड़ा मिलेगा, उसके बदले में बी से 5 किलो कपड़ा मिलेगा। लिखो ए का फायदा क्या होगा, बोलो बोलो। 5 किलो कपड़ा बनाने में, लिखो ए का फायदा 5 किलो कपड़ा बनाने में ए को 5/4 मतलब 1.2 आवर लगता। 5 किलो कपड़ा बनाने में ए को 5/4 मतलब 1.25 आवर लगता, परंतु उसने सिर्फ 1 किलो रोटी बनाकर दे दिया, 1 किलो रोटी बेल कर दे दिया पर उसने सिर्फ 1 घंटे में 1 किलो रोटी बनाया और एक्सपोर्ट कर दिया। अरे बोल रहे ना, उसने 1 घंटे में 6 किलो रोटी, उसने 1 घंटे में रोटी बनाकर दे दिया, 1 घंटे में 6 किलो रोटी बनाकर दे दिया। तो उसका टाइम क्या सेव हुआ, 0.25 चवन्नी। लिख लो टाइम सेव्ड बाय ए 0.25 आवर्स। जल्दी 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 लिखो। लिखो बी का फायदा, बोलो 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 बोलो। मैं नहीं बोलूंगा, तुम सेंटेंस को पूरा करो। वो क्या करेगा, 6 किलो रोटी बनाने में उसको 6 घंटा लगता। लिखो बी का फायदा, 6 किलो रोटी मिला उसको बनाने में 6/1 6 घंटा लगता। क्या लिखा, 6 किलो रोटी बनाने में उसको 6 घंटा लगता, परंतु उसने तो सिर्फ 1 घंटा में कॉटन बनाकर दे दिया।
बट उसने सिर्फ 1 घंटा में कॉटन बनाकर दे दिया, 1 घंटा में 5 किलो कॉटन बनाकर एक्सपोर्ट कर दिया। बोलो टाइम सेव्ड 6 - 1 5। सिंपल है, टफ लग रहा है, लिख लो, दोनों कंट्री को फायदा। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म्स, बोलो क्रिटिसिज्म, पहला क्रिटिसिज्म, ये सिर्फ लेबर को कंसिडर किया। क्रिटिसिज्म मेरा अजम्पशन ही मेरा क्रिटिसिज्म है, मेरा वचन ही मेरा शासन है, ये नहीं पढ़ाता हूं मैं। लिखो क्रिटिसिज्म्स, पहला सिर्फ लेबर को कंसिडर किया, दूसरा सिर्फ दो कॉमोडिटी दो कंट्री को कंसिडर किया। नहीं लिखोगे, कहां लिख रहे हैं, सब कॉपी में लिख रहे हो ना, क्या लिखा, सिर्फ एक, पहला क्या लेबर को कंसिडर किया, दूसरा दो कंट्री दो और दो कॉमोडिटी को कंसिडर किया, तीसरा भाई एक कंट्री को 54 फायदा, दूसरे को 5 घंटा फायदा। लिख लो, एक कंट्री को 0.25 आवर फायदा, बी को, ए को 0.25 आवर फायदा, बी को 5 आवर फायदा। नहीं समझा, ए का 0.25 आवर फायदा, बी का 5 आवर्स फायदा। लिख लो, गेन्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। चौथा, गेन्स को इक्वली नहीं बांटा। पांचवा, बोलो तुम लोग बोलो, पांचवा, अगर ये लोग, सुन लो, अगर ये लोग स्पेशलाइज कर लिए और अगर ट्रेड नहीं किए तो क्या होगा। ये बोला सिर्फ रोटी रोटी रोटी, सारा कॉटन का खोद को चेंज करके व्हीट पे कन्वर्ट कर दिया, तो साला रोटी पहनेगा, रोटी खाएगा खाली, कपड़ा पहनने को नहीं मिलेगा, ऐसे ही घूमेगा बिना कपड़ा के पत्ता बांध कर। और बी अगर स्पेशलाइज कर दिया कि सिर्फ हम लोग कपड़ा बनाएंगे, तो साला भूखा मरेगा, कपड़ा थोड़ी ना ठूसेगा। समझ में आया। लिखो, अगर ए सिर्फ रोटी में स्पेशलाइज किया, बी सिर्फ, नहीं लिख रहे, ये भी लिखना है। हाँ, एक क्रिटिसिज्म है, आप देखिए ना, काटा हुआ है पॉइंट नंबर 2, देखो ना मेरा बुक में, क्रिटिसिज्म सेकंड वाला, ए सिर्फ रोटी में स्पेशल। अरे आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम लोग स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, कि अगर आप सारा खेत को, कॉटन का खेत भी है, व्हीट का खेत भी है, हम लोग कॉटन को हटाकर उसमें रोटी बनाना, व्हीट बनाना चालू कर दिए, तो क्या होगा। समझ गए, ये मैथ्स इसका समझ रहे हो ना। लिखो, अगर ए सिर्फ रोटी में स्पेशलाइज किया और बी सिर्फ कपड़े में, और अगर मान लो किसी कारण से, वॉर के चलते, कॉन्फ्लिक्ट के चलते, नेचुरल कैलेमिटी के चलते, नेचुरल कैलेमिटी भी तो आ सकती है रे, अर्थक्वेक आ गया, जो दोनों के बीच में रास्ता था वो टूट गया, अब तेरी, अब क्या करेगा। अगर क्या, अगर स्पेशल, अगर नेचुरल कैलेमिटी या वॉर के चलते या कॉन्फ्लिक्ट के चलते, पॉलिटिक्स के चलते अगर ट्रेड नहीं किया, तो फिर क्या होगा, तुम लिख लो, ए बिना कपड़ा के घूमेगा, बी भूखा मरेगा। अरे दिखाएं क्या, ये देखो, ये देखो लिखा हुआ है मैंने बुक में, ये काटा हुआ है, ए वुड हैव नो व्हीट, बी विल हैव नो राइस। अरे व्हीट और राइस नहीं, अरे व्हीट और क्लोथ है। बोलो, समझ में को नहीं आया भाई। नेक्स्ट, अरे क्लियर है कि नहीं, चले बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अच्छा एक सबसे महत्वपूर्ण चीज बताओ ना, ये थ्योरी कब यूज होता है, एब्सोल्यूट एडवांटेज का कब यूज होता है, जब एक कंट्री एक में स्पेशलाइज हो, दूसरी दूसरे में। तब क्या होगा, जब एक कंट्री दोनों में स्पेशलाइज हो, तब लिख लो, ये थ्योरी तब यूज होता है जब पहला कंट्री ए में स्पेशलाइज है, दूसरा कंट्री बी में। ये लिखो, ये क्रिटिसिज्म ये थ्योरी तब यूज होगा जब, हाँ नेक्स्ट क्रिटिसिज्म, ये थ्योरी तब यूज होगा जब पहला कंट्री ए में स्पेशलाइज है, दूसरा कंट्री बी में। लिख लो, पहला कंट्री एक कम्युनिटी में, दूसरा कंट्री दूसरा कम्युनिटी में। फिर लिखो नेक्स्ट, उसी में नेक्स्ट पैरा, बट अगर एक ही कंट्री दोनों में स्पेशलाइज हो, तब ये थ्योरी फेल। तब आएगा कौन, रिकार्डो। लिखो, जब, लिखो, तब क्या होगा, बट व्हाट इफ, अगर एक ही कंट्री दोनों प्रोडक्ट्स में स्पेशलाइज हो, अगर एक ही कंट्री दोनों प्रोडक्ट्स में में एब्सोल्यूट एडवांटेज हो, अगर एक ही कंट्री दोनों प्रोडक्ट्स में एब्सोल्यूट एडवांटेज हो, साले हम तुमसे क्रिकेट भी अच्छा खेल सकते हैं, फुटबॉल भी अच्छा खेल सकते हैं, हॉकी भी अच्छा खेल सकते हैं, खेल भी अच्छा सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी अच्छा बना सकते हैं, बम भी अच्छा बना सकते हैं। हम पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, साले तुमसे क्रिकेट भी अच्छा खेलेंगे, फुटबॉल भी अच्छा खेलेंगे, हॉकी भी अच्छा खेलेंगे, तीरंदाजी भी तुमसे अच्छा करेंगे, ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल तुमसे ज्यादा लाएंगे, खेलने में भी तुमसे आगे हैं, सॉफ्टवेयर भी तुमसे अच्छा बनाएंगे, डिफेंस इक्विपमेंट भी तुमसे अच्छा बनाएंगे, साले खाना भी तुमसे अच्छा बनाएंगे, इंजीनियर भी अच्छा। क्या लिखा, व्हाट इफ, अगर एक ही कंट्री दोनों में एब्सोल्यूट एडवांटेज हो, तब आएगा, लिखो, डेविड रिकार्डो के पास इस क्वेश्चन का, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है।
डेविड रिकार्डो के पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, थ्योरी ऑफ क्या, कंपैरेटिव एडवांटेज। अब नेक्स्ट थ्योरी स्टार्ट हुआ, डेविड रिकार्डो के पास इस थ्योरी का जवाब है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। डेविड रिकार्डो के पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है क्या, बताओ, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, सीए। अभी समझ में आया? लिखो। अच्छा एक मिनट सुनो ना, एक कंक्लूजन लिख लो ना। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज का एक लाइन में बोलो मेरे को। हम जिसमें अच्छा है हम बनाएंगे, तुम जिसमें अच्छा है तुम बना। लिखो, सेल्फ नोट बड़े अक्षरों में लिख लो, हिंदी में। अरे यहीं पर लिखो नीचे में, थ्योरी ऑफ ए, हम जिसमें अच्छे हैं हम बनाएंगे, तू जिसमें अच्छा है तुम बना। अरे यहीं पर नीचे लिखता ना, क्रिटिसिज्म्स के बाद में ही नीचे में लिखता ना, कंटिन्यू करते जाता ना तुम लोग। क्या लिख रहा है? हम जिसमें अच्छे हैं वो हम बनाएंगे, तू जिसमें अच्छा है वो तुम बना। नहीं, वाइसी वर्सा नहीं, जो बोल रहे हैं वो लिखो। फिर से बोलो, हिंदी में बोलो, ये वाला सेंटेंस याद रखेगा। हम जिसमें अच्छे हैं वो हम बनाएंगे, तू जिसमें अच्छा है वो तुम बना। ये तो हस्बैंड वाइफ की तरह बात हो गई। क्या हम काम कर सकते हैं, तुम खाना बना सकते हो, हमको खाना बनाना नहीं आता, तुमको काम करना नहीं आता, जॉब करना नहीं आता, कोई बात नहीं, समझ में आया। पर अगर तलाक हो गया तो वो भूखा मरेगा और वो भूखा मरेगा, दोनों है ना, दोनों ही भूखा मरेगा। अभी समझ में आ गया क्या लिखा? हम जिसमें अच्छे वो हम बनाएंगे, तू जिसमें अच्छा है तुम बना। अब लिखो, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, थ्योरी ऑफ सीए। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, सीए। सीए हम लोग वाला वो सीए नहीं, कंपैरेटिव एडवांटेज वाला सीए। बोलो ये क्या है? मान लो हम दोनों में तुमसे अच्छे हैं। अब लिखो, मान लो हम दोनों में तुमसे अच्छे हैं, तो लिखो, मान लो हम तुम दोनों में, दोनों प्रोडक्ट में तुमसे अच्छे, दोनों प्रोडक्ट में तुमसे अच्छे हैं। जो बोल रहे हैं वो लिखो ना, साधारण भाषा नहीं समझते हो, वो तो स्पेशलाइज तो हम बाद में लिखवाएंगे ही। मान लो हम दोनों में, दोनों प्रोडक्ट में तुमसे अच्छे हैं। एक मिनट को, तब क्या करेंगे? बोलो एक मिनट को, एक सेंटेंस तुम लोग आगे बोलोगे। हम जिसमें तुमसे ज्यादा अच्छे हैं वो हम बनाएंगे, और तुम जिसमें हमसे कम खराब हो वो तुम बनाओगे। अभी समझे? लिखो, हम जिसमें तुमसे ज्यादा अच्छे हैं वो हम बनाएंगे। एग्जाम्पल का मेरे पास कमी नहीं है। हम जिसमें तुमसे ज्यादा अच्छे हैं वो हम बनाएंगे। ज्यादा अच्छे को हाईलाइट कर लो, ज्यादा अच्छे को हाईलाइट कर लो, ज्यादा अच्छे। अरे हम तुमने दोनों में अच्छे हैं रे, हम तुमसे जिसमें ज्यादा अच्छे हैं वो हम बनाएंगे। तुम जिसमें मुझसे कम खराब हो, कम खराब को हाईलाइट कर लो, वो तुम बना। अरे वो तुम बना भाई, तुम बना, तुम बना, तुम बना। एग्जाम्पल, कंट्री ए बी। लिखो, कंट्री ए बी, रोटी और कपड़ा। बोलो क्या होगा? 6 4 1 2। यहां पर 2 कॉलम का स्पेस छोड़ना, यहां 2 कॉलम का स्पेस छोड़ना। बोलो बोलो क्या होगा, बताओ ना फटाफट से। लिखो, लेबर आवर, आउटपुट पर लेबर आवर। नहीं लिखा, यहां 2 कॉलम का नहीं, नीचे में लिखेंगे इसी को, मतलब इसको वापस से बाद में कॉपी करना होगा। लिखो, अब अभी पहले यहां तक लिख लिया। लिखो, यहां पर 1 घंटे में कंट्री ए, बोलो यहां पर 1 घंटे में कंट्री ए 6 किलो रोटी 4 किलो कपड़ा बनाता है। कंट्री ए, देखकर जल्दी लिखो ना। 1 घंटे में कंट्री ए 6 किलो रोटी 4 किलो कपड़ा बनाता है, और बी सिर्फ 1 किलो रोटी और 2 किलो कपड़ा बनाता है। बी सिर्फ 1 किलो रोटी और 2 किलो कपड़ा बनाता है, क्या होगा? लिखो, ए दोनों प्रोडक्ट में ज्यादा अच्छा है। इंग्लिश में, इकोनॉमिक्स की भाषा में लिखो, ए दोनों प्रोडक्ट में ज्यादा अच्छा है। लिखो, ए हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ प्रोडक्ट्स। कंट्री ए हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ प्रोडक्ट्स। ए बोले तो अपना देश। ए हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ प्रोडक्ट्स। बी मतलब भारत नहीं है रे, बगल वाला देश। ए मतलब अपना देश, बी मतलब बगल वाला देश। क्या? चलिए खत्म करें, नेक्स्ट लिखिए, नंबर 2। नेक्स्ट लिखिए, सो अब कंपैरेटिव एडवांटेज निकालो। लिखो, अब कंपैरेटिव एडवांटेज निकालो। वापस से टेबल कॉपी करो। सर हम पहले ऊपर कर दिए थे। नहीं, अभी फिर से करो। सर हम नहीं करेंगे, तुम्हारी इच्छा, प्रॉब्लम तुम फेस करोगे, हम क्या करेंगे? आई विल नॉट बी एबल टू हैव एनी सॉल्यूशंस देन। मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा अगर तुम बेवकूफी कर रहे हो तो। लिखा, इसमें क्या होगा? 6:1, 6 टाइम्स। 4:2, 2 टाइम्स। B/A, 1/6 मतलब 16.67%। 2/4 मतलब 50%। B/A, B डिवाइड बाई A। समझो, मैथ समझो। इसके लिए लिखो, इसको हाईलाइट करके लिखो। नहीं आ रहा है? अरे नहीं आ रहा है, इसको हाईलाइट करके लिखो। ए बोला, साले रोटी में हम तुमसे 6 गुना, पर कपड़े में सिर्फ 2 गुना। ए बोला
रोटी में हम तुमसे 6 गुना बेटर, कपड़े में डबल बेटर, 2 गुना बेटर। ए बोला रोटी में हम 6 गुना बेटर, कपड़े में हम डबल बेटर। समझ पा रहे हैं? अरे समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? तो ए रोटी बनाएगा और एक्सपोर्ट करेगा। देखो, ए रोटी बनाएगा और एक्सपोर्ट करेगा, व्हीट बनाएगा और एक्सपोर्ट करेगा। ए रोटी बनाएगा और एक्सपोर्ट करेगा। फिर लिखिए बी बोला, लिखिए बी बोला रोटी में हम तुम्हारे 16% है। बी बोला रोटी में हम तुम्हारे 16.67% है, और कपड़े में कम से कम 50% तो है ना, आधे तो है ना। कपड़े में तुमसे 50% आधे तो है ना। दोनों में खराब है, दोनों में खराब है, पर कपड़े में कम खराब है। अरे मान लो तुम्हारे पास कपड़ा पहनने को नहीं है, तो जो कम कपड़ा गंदा है वो पहन लोगे ना। फिर अब बिना कपड़ों के थोड़ी ना बाहर चले जाओगे। क्या लिखा? कपड़े में कम से कम कम खराब है, कपड़े में कम से कम खराब है, तो हम कपड़ा बनाएंगे और तुमको कपड़ा देंगे। कपड़ा बनाकर कपड़ा एक्सपोर्ट करेंगे। बोलो 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 बोलो। समझ में नहीं आया? तो अल्टीमेटली क्या होगा बोलो? ए व्हीट बनाकर बी को देगा, बी कपड़ा बनाकर ए को देगा। ऐसा लिख लो, ए व्हीट बनाकर बी को देगा, बी कपड़ा बनाकर ए को देगा। सुनो, तुम्हारे लिए टेक्निकली यहीं तक का काम का है, पर अब जो मैं बता रहा हूं वो कुछ थोड़ा एडवांस हो गया। 4 और 12 का मैथमेटिक्स समझ में आया था? अरे बोलो, 4-12 का मैथ समझ में आया था? 4 से 12 के बीच में नहीं आया था? फिर से बोले, बोलो। अब मैं नहीं बोलूंगा, तुम लोग बताओ। लिखो एडवांस डिस्कशन। अब ये ट्रेड प्रॉफिटेबल कैसे होगा दोनों? एडवांस डिस्कशन, नॉट इन सिलेबस। ये ट्रेड प्रॉफिटेबल कैसे होगा? एडवांस डिस्कशन, नॉट इन सिलेबस। पर समझाना पड़ेगा मेरे को, सिलेबस में हो ना हो, थ्योरी तो कंप्लीट पढ़ाना पड़ेगा ना। मतलब यहां तक था तुम्हारे सिलेबस में, अब जो डिस्कशन है वो सिलेबस में नहीं है। लिखो एडवांस डिस्कशन, नॉट इन सिलेबस। 1 मिनट रुको, सुनो, समझो पहले। ए क्या बोला? व्हाट डिड ए से? बताओ ना, ए क्या बोला? ए क्या बोला रे? हम 1 घंटा काम करेंगे साले, 6 किलो रोटी बनाकर तुम्हारे मुंह पर ठूसेंगे। मेरे को क्या फायदा होगा? तुम कितना वेट देगा, कितना कपड़ा देगा रे तुम मेरे को? बोला। लिखो, ए बोला साले 1 घंटा काम करेंगे, 1 आवर काम करेंगे और 6 किलो रोटी बनाकर तुमको देंगे। देखो, 1 घंटा में तुमको 6 किलो रोटी बनाकर देंगे साले। तो उस 1 घंटा में तो 4 किलो कपड़ा भी बन जाता बे। लिखो, उस 1 घंटा में तो, सुनो ना, 1 मिनट सुनो ना। तुम लोग ए और बी जब लिख रहे हो ना, तो ऐसे लिखो, इधर में ए लिखो, इधर में बी लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। लिखो, काटो सेंटेंस को और ऐसे लिखो। एक तरफ में छोटा सा, ज्यादा लंबा लाइन नहीं। अरे 3-4 लाइन यहां पर आएगा, 3-4 लाइन यहां आएगा। देखो, ए बोला साले 1 घंटा में 6 किलो रोटी बनाकर तुमको देंगे साले। उसी 1 घंटा में 4 किलो कपड़ा तो आराम से बन जाता। हट, हुर्र, लिख ले हुर्र। साले उसी 1 घंटा में 4 किलो कपड़ा तो बन जाता। बोलो साले, अगर 4 किलो से कम मिला ना, 4 किलो कपड़ा से कम मिला तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। बस 4 किलो कपड़े से कम मिला तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। 6 किलो वीट के बदले, ऐसा लिखो साले, 6 किलो वीट के बदले 4 किलो कपड़े से कम मिला तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। 6 किलो वीट के बदले 4 किलो क्लोथ से कम मिला तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। नहीं आया? अरे नहीं आया, मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलना पड़ेगा। बोलो, कोई डाउट है क्या? कोई परेशानी है? नहीं समझ आया? पक्का? नेक्स्ट लिखिए। बोलो यार, ठीक है ना? नेक्स्ट लिखिए। क्या लिखा? 4 किलो कपड़े से कम में ट्रेड नहीं करेंगे। अब बी के लिए तुम लोग बोलो हम क्या करेंगे। लिखो साले, तू साला सिर्फ 6 किलो कपड़ा रोटी दे रहा है। लिखो, बी बोला, बी की तरफ में लिखोगे। क्या लिखोगे? 6 किलो रोटी मिल रहा है, उसको बनाने में 6 घंटा लग जाता। उसको बनाने में 6 घंटा, 6/1, 6/1 इक्वल टू 6 आवर लग जाता। 6 घंटा में, देखो 6 आवर लग जाता। उसी 6 आवर्स में हम लोग 12 किलो कपड़ा बना सकते थे। 6 इंटू 2, 6/1 इंटू 2, मतलब 12 किलो कपड़ा बना सकते थे। अगर 12 से ज्यादा दिए तो मुझे क्या फायदा बे, हट। पर 12 से कम दिए तो फायदा होगा। 12 किलो कपड़ा से कम दिए तो फायदा होगा। हेलो, क्या लिखा? 12 किलो कपड़ा से कम दिए तो फायदा होगा। नहीं समझे? अच्छा, ए में एक चीज मैं भूल गया लिखवाना, 4 किलो कपड़ा से ज्यादा मिला तो फायदा होगा। ए में 4 किलो कपड़ा से ज्यादा मिला तो फायदा होगा। अब बताओ, 4 किलो कपड़ा से ज्यादा मिला तो फायदा होगा। बताओ क्या करना बेटर है, बताओ। कंक्लूजन, ए 6 किलो रोटी देगा बी को। कंक्लूजन,
ए 6 किलो रोटी देगा बी को, और बी जो है वो मिनिमम 4 किलो कपड़ा से लेकर मैक्सिमम 12 किलो कपड़ा, मिनिमम 4 किलो कपड़ा से लेकर मैक्सिमम 12 किलो कपड़ा के बीच में बी विल गिव टू ए, के बीच में क्या लिखा, बीच में 12 किलो कपड़ा बी विल गिव टू ए। इसका मतलब कंक्लूजन क्या हुआ, फिर से बोलो, ए 6 किलो कपड़ा देगा और रिटर्न में एक 6 किलो रोटी देगा और रिटर्न में 4 से 12 के बीच में कपड़ा लेगा। लिख लो और नेक्स्ट लाइन लिख लो, दैट इज समरी। ए 6 किलो वीट देगा बी को और रिटर्न में 4 से लेकर 12 केजी कपड़ा लेगा। 6 से लेकर 12, 4 से लेकर 12, क्या बोल रहा हूं मैं, 4 से लेकर 12 केजी कपड़ा रिटर्न में लेगा। दोनों देश को फायदा। नहीं आया समझ में, दोनों देश को फायदा, अरे नहीं आया, दोनों देश को फायदा। पर इसका क्रिटिसिज्म क्या है सर, इसका क्रिटिसिज्म क्या है सर, व्हाट इज द क्रिटिसिज्म फॉर दिस। क्रिटिसिज्म इसका ये है कि क्रिटिसिज्म्स ऑफ रिकार्डो, बहुत ही प्यारा थ्योरी दिया था रे ये, मतलब सुपर्ब से भी ऊपर थ्योरी दिया था, सुपर से भी ऊपर, है ना। पर एक चीज में इसमें गलती कर दिया, ये क्या बोला, सिर्फ लेबर इज द ओनली फैक्टर विच इज रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन। रियल लाइफ में ऐसा नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में लेबर के साथ अदर फैक्टर भी लगते हैं। वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया एचओ थ्योरी, किसने, एचओ थ्योरी, हेक्सचर ओहलिन सैमुअल्सन थ्योरी, एचओ थ्योरी या फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड। देखो क्रिटिसिज्म्स ऑफ रिकार्डो, अरे एक मिनट, रिकार्डो का असम्पशन लिखा था क्या, सॉरी नहीं लिखा था, अरे 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 भूल गया। एक काम करा, जहां पर रिकार्डो स्टार्ट हुआ था ना, कंपैरेटिव एडवांटेज, एक पन्ना पहले ही हुआ होगा, अरे कंपैरेटिव एडवांटेज रिकार्डो स्टार्ट हुआ था ना, रिकार्डो का क्या नाम था, रिकार्डो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज ना। लिख लो, ये अज्यूम किया कि सिर्फ लेबर इज रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन, रिकार्डो का असम्पशन लिख लो ना, सिर्फ लेबर इज रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन, लेबर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। अच्छा सुनो ना, इसको रिकार्डो को क्या बोलते हैं, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू भी बोलते, लेबर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। और रिकार्डो का थ्योरी को क्या बोलते हैं, नाम लिखा हुआ है बुक में, नाम लिखा हुआ है, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज और लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। लिखिए, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू या थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज बाय रिकार्डो। अरे रिकार्डो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज या लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। एकदम संपूर्ण चीज अच्छी तरह से समझ में आ गया कि नहीं, या हवा में तुक्काबाजी चल रहा है, रे टफ लग रहा है, एकदम अच्छी तरह से आया समझ में, कि ऐसे ही हवा में तुक्काबाजी से समझ में आया, पूरा अच्छी तरह से समझ में आया, बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा। लिखो क्रिटिसिज्म्स, क्या ये सिर्फ लिखो क्रिटिसिज्म्स, शिवगामिनी देवी, क्या मेरा असम्पशन ही मेरा क्रिटिसिज्म्स है, क्या लिखा, क्रिटिसिज्म्स। लिखो रिकार्डो अज्यूम किया, क्या भाई मेरे के अज्यूम किए हो भाई, लिखो रिकार्डो अज्यूम किया सिर्फ प्रोडक्शन में लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, परंतु रियलिस्टिकली रियल लाइफ में लेबर के साथ कई फैक्टर चाहिए, लेबर के साथ कई फैक्टर चाहिए। अरे क्लियर ना। लिखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया एचओ थ्योरी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया एचओ थ्योरी। आपको समझ में आ रहा है एचओ थ्योरी, हेलो एचओ, हेक्सचर ओहलिन सैमुअल्सन थ्योरी, बाप रे, एचओ थ्योरी। लिखो एचओ थ्योरी, अब नेक्स्ट हेडिंग दो, देखो हेलो हमारी प्रॉब्लम कहां से चालू हुई थी, मर्केंटिलिस्टिक ट्रेड, हेलो मर्केंटिलिस्टिक थ्योरी याद है ना, वो क्या बोलता था, बकवास है, इंटरनेशनल ट्रेड इज अ जीरो सम गेम, याद है, उसको सॉल्व किसने किया था, एडम स्मिथ, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। वो जहां पर खत्म किया, वो कहां पर, उसकी प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया, इसने, रिकार्डो, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। ये जहां पर खत्म किया वो कौन सॉल्व कर रहा है, एचओ। लिखो नाम लिखो इसका, एचओ थ्योरी, या पूरा नाम लिखो, अरे इसका भी बाद में आएगा प्रॉब्लम, सब है हाँ सिलेबस में, जो काटा हुआ नहीं ना, तेरे को सिलेबस की चिंता नहीं करनी है, मैं कटवा दूंगा, कौन सा तुम्हारे काट के फेंकना है। और वैसे भी बुक तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं थ्योरीज के लिए, बुक हमको पढ़ना है, मैं तो बोलूंगा पूरा काट के फेंक दो इसको, बुक पढ़ने का कोई फायदा है, इस पढ़ने के बाद तुम पढ़ने भी नहीं वाले हो, ये समझा दिए, एग्जाम में तो लिखना नहीं है ये सब, एग्जाम में क्या करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो इससे ज्यादा बेटर है क्या कुछ। तेरे को पूरा चैप्टर तक हम पूरा थ्योरी में लिखवा देते हैं, हिंदी में लिखवाते हैं कि नहीं, चाहे लॉ हो चाहे इकोनॉमिक्स हो, सब चीज हिंदी में मिलता है अपनी भाषा में, पूरा का पूरा थ्योरी, पूरा का पूरा चैप्टर, कितना सारा चैप्टर का चैप्टर हम हिंदी में लिखवाते हैं। अब वो अलग बात है, लॉ इसलिए पढ़ना होगा बुक क्योंकि वो एग्जाम में लिखना, इस चीज को जहां पर जरूरत नहीं हो वहां पर बुक से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो
बुक तो जैसे रेफर करना ही पड़ेगा, पर हिंदी का नोट्स काफी है ना? नहीं है? क्या लिखा? नाम लिखना होगा भाई, एचओ थ्योरी का नाम लिख लो। बाप रे, नाम ही नहीं बोल पाएंगे। हेक्सर ओहलिन सैमुअल्सन थ्योरी। तीन लोग हैं, हेक्सर ओहलिन सैमुअल्सन। तीन लोग नहीं, दो ही लोग हैं, हेक्सर ओहलिन सैमुअल्सन। हेक्सर एक नाम है और एक ओहलिन सैमुअल्सन। एचओ थ्योरी नहीं लिखा? या फिर इसी को बोलते हैं फैक्टर इंडाउमेंट थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी हो। ये वर्ड इतना जूम क्यों कर दिया सर आपने? यही है सब कुछ। फैक्टर का मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इंडाउमेंट का मतलब भगवान ने जो मुझे, इंडाउमेंट का मतलब होता है गिफ्ट, विरासत। लिखो मत, इंडाउमेंट का मतलब विरासत। नहीं समझे? शाहरुख खान बोलता है विरासत में मुझे सिर्फ दुआएं मिली थी। इंडाउमेंट का मतलब जिस देश को विरासत में जो चीजें मिली है, वो देश वो तरह का सामान यूज करेगा। विरासत मतलब क्या चीज की विरासत? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जिस देश में कैपिटल ज्यादा है वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाएगा, जिस देश में लेबर ज्यादा है वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाएगा, और फिर एक्सचेंज करेंगे। फिर से बोलो, जिस देश में लेबर ज्यादा है वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाकर एक्सपोर्ट करेगा, और जिस देश में कैपिटल ज्यादा है वो देश कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाकर एक्सपोर्ट करेगा। नहीं समझ में आया? जिस देश को भगवान ने जो विरासत दिया है, विरासत समझ रहे हो? अगर मान लो हमारे देश में, जिस देश में, ब्राजील बोलता है हमारे देश में मिनरल ही मिनरल्स, भयंकर मिनरल पड़े हैं, नेचुरल रिसोर्सेज ह्यूज है। अमेजन रेन फॉरेस्ट हमारे देश में है, दुनिया का लंग्स है वो, लंग्स। दुनिया का 20% जंगल हमारे देश में, दुनिया उसी से सांस लेती है, अमेजन से। नहीं समझ रहे हो? 20% दुनिया का जंगल अमेजन रेन फॉरेस्ट मैक्सिको और ब्राजील और अर्जेंटीना में है। नेचुरल रिसोर्सेज भरमार है हमारे देश में, भयंकर भरमार है हमारे देश में। अफ्रीका बोलता है हमारे देशों में कुछ नहीं है, पर जमीन तो है ना, जमीन के अंदर में मिनरल्स है ना। खेती नहीं कर सकते हम क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, फसल खराब हो जाती है, पर जमीन तो है, नेचुरल अंदर में तो है। तो ये मेरी विरासत में मिली है, मुझे भगवान ने विरासत में दी है। ये क्या बोला, समझ में आ गया? जिस देश को जो चीजें फैक्टर, जो फैक्टर प्रोडक्शन उसको विरासत में मिले हैं वो उसका इस्तेमाल करेगा। जिस देश को कैपिटल विरासत में मिली है, पैसा, वो कैपिटल इंटेंसिव मशीनरी, जो देश मशीनरी ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है वो देश कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाएगा। जो देश लेबर जिसमें ज्यादा है वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाएगा। जिस देश में जमीन ज्यादा है, लैंड इंटेंसिव प्रोडक्ट, नेचुरल रिसोर्स ज्यादा है, वो देश प्रोडक्ट बनाएगा। नहीं समझ में आया? अब लेबर कैपिटल का खेला खत्म, लेबर कैपिटल का खेल, लेबर का खेला खत्म, एब्सोल्यूट एडवांटेज कंपैरेटिव एडवांटेज का खत्म। ये बोलता है फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी। आई डू बिलीव दिस इज वेरी क्लियर नाउ। ये कंसेप्ट क्या बोला? ये कंसेप्ट बोला इंटरनेशनल ट्रेड जी, और कुछ नहीं है, इट्स अ रीजनल ट्रेड का ही एक बड़ा रूप है। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, राज्यों में जैसे आप ट्रेड करते हैं ना, उसी का बड़ा स्वरूप को क्या बोल देंगे? इंटरनेशनल ट्रेड। नहीं समझ रहे? इंटरनेशनल ट्रेड, फिर से बोलो, इंट्रा रीजनल ट्रेड का ही बड़ा स्वरूप को बोलेंगे इंटरनेशनल। देशों के बीच का ट्रेड को क्या है? राज्यों के छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं उनके बीच में, जो शहरों के बीच में जो ट्रेड होता है उसी का बड़ा स्वरूप क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड। समझ में नहीं आया? नहीं आया समझ में? फिर से बोले, इंटरनेशनल ट्रेड इज नथिंग बट अ लार्जर स्केल ऑफ इंटर रीजनल ट्रेड या इंट्रा कंट्री ट्रेड। इंट्रा रीजनल ट्रेड, दिस इज मतलब जैसे एक राज्य दूसरे राज्य से कैसे ट्रेड करता है, वही है ये, उसी का बड़ा स्वरूप है। समझ गए? मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकता है। क्या? लिख लो, कोई मैथ्स कुछ नहीं दिया रे, ये सब सब मैथ्स फैस समंदर रखट। लिखो, एचओ थ्योरी, अजम्पशन, सिर्फ लेबर और कैपिटल को, लिखो, दो फैक्टर प्रोडक्शन, लेबर और कैपिटल को कंसिडर किया गया। जिस देश में जो लेबर और कैपिटल को कंसिडर करता है, लिखो, जिस देश में जो फैक्टर प्रोडक्शन अबंडेंट है, अबंडेंट का मतलब सरप्लस, बहुत ज्यादा, जिस देश में जो फैक्टर प्रोडक्शन अबंडेंट है वो देश उस प्रोडक्ट में स्पेशलाइज करेगा। वो देश क्या? वो देश उस प्रोडक्ट में स्पेशलाइज करेगा। फॉर एग्जांपल, जिस देश में लेबर सस्ता मिलता है, जिस देश में लेबर सस्ता मिलता है वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाएगा और एक्सपोर्ट करेगा। फिर लिखो, सिमिलरली जिस देश में कैपिटल सस्ता मिलता है, कैपिटल मतलब मशीनरीज,
सस्ता मिलता है, जिस देश में कैपिटल मशीनरी सस्ता मिलता है, वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाएगा और एक्सपोर्ट करेगा। नहीं समझ में आया अभी भी? सही बात कर रहा है ना काफी हद तक। देखो ये थ्योरी बोला इंटरनेशनल ट्रेड इज नथिंग बट, अच्छा इंडाउमेंट का मतलब समझ रहे हो? जिस देश को जो चीजें विरासत में मिली है। इंडाउमेंट क्यों बोलते हैं? हिंदी में लिख लो। इंडाउमेंट का मतलब, फैक्टर इंडाउमेंट का मतलब लिखो, फैक्टर इंडाउमेंट। जिस देश को जो फैक्टर प्रोडक्शन विरासत में मिला है, फैक्टर इंडाउमेंट का मतलब लिखो, जिस देश को जो फैक्टर प्रोडक्शन विरासत में मिला है। हमारे देश को पॉपुलेशन विरासत में मिली है। हंसना क्या, हंसते क्या? मिली है तो मिली है, तो हम लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाएंगे ना। हम आईटी सेक्टर में तरक्की करेंगे, हम बीपीओ में तरक्की करेंगे, सस्ता लेबर इंप्लॉय करेंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग में तरक्की करेंगे, हम एग्रीकल्चर में तरक्की करेंगे, जहां पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं। क्या लिखा? जिस देश को जो फैक्टर प्रोडक्शन विरासत में मिला है, विरासत विरासत में मिला है, वो देश वो प्रोडक्ट बनाकर एक्सपोर्ट करेगा। एम आई क्लियर इन दिस? अच्छा एक और चीज बोला, ये क्या बोला? एचओ थ्योरी क्या बोला? इंटरनेशनल ट्रेड लिख लो। ये थ्योरी बोला इंटरनेशनल ट्रेड इज नथिंग बट अ स्पेशल केस ऑफ इंटर रीजनल ट्रेड। अ स्पेशल केस ऑफ इंटर रीजनल ट्रेड। इंटर रीजनल ट्रेड। हेलो, ये खाली लिखने से नहीं होता है, इसको समझना भी पड़ता है। इंटर रीजनल ट्रेड। हेलो, लोग गांव छोड़कर शहर आते हैं, समझ रहे हो? लोग गांव छोड़कर शहर आते हैं क्योंकि वहां लेबर की डिमांड ज्यादा होती है, पर शहर वाले खाना ढूंढने के लिए गांव जाते हैं। इंटर रीजनल ट्रेड हो गया कि नहीं? शहर और गांव की बात कर रहा हूं मैं, नहीं समझे? गांव क्या है? लेबर इंटेंसिव। शहर क्या है? कैपिटल इंटेंसिव। एक्सचेंज कर लो। गांव जो है वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट शहर को सप्लाई करेगा, शहर जो है वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स गांवों को सप्लाई करेगा। आया समझ में? इसी को बड़ा रूप में ले जाओ, इंटरनेशनल ट्रेड हो जाएगा। नहीं समझ में आया? इंटर रीजनल ट्रेड का मतलब समझ रहे हो? एग्जाम्पल सेल्फ नोट लिख लो। फॉर एग्जाम्पल विलेजेस एंड सिटीज। विलेजेस जो है वो, उसमें लेबर सरप्लस है, तो वो लेबर सरप्लस, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट, लेबर इंटेंसिव फूड प्रोडक्ट्स, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स सिटीज को देता है। आप समझ रहे हैं? ऐसे लिखो ना। क्या लिखा? लेबर विलेज जिसमें लेबर सरप्लस है वो क्या करता है? फार्म प्रोडक्ट सिटीज को देता है। ठीक है ना? फिर लिखो नेक्स्ट लाइन। सिटीज जहां पर कैपिटल मशीनरी टेक्नोलॉजी अबंडेंट है, सिटीज जहां पर कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल या मशीनरी या टेक्नोलॉजी सरप्लस है, वो विलेजेस को, गांव को क्या देता है रे? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। वो विलेजेस को इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, फर्नीचर, गाड़ियां, घड़ियां, कॉस्मेटिक्स, मोबाइल लिखो, वो गांव को फर्नीचर, गाड़ियां, कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक्स, दवाइयां सप्लाई करता है। देखो ये था रीजनल, इंटर रीजनल ट्रेड। आपको समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है ये? लिखो, इसी का बड़ा स्वरूप इंटरनेशनल ट्रेड होता है। इसी का बड़ा स्वरूप इंटरनेशनल ट्रेड होता है, या इसी का स्पेशल केस बोल सकते हैं। इसी का स्पेशल केस इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है। मेरे ख्याल से ये चीज पूरा गजब तरीके से समझ में आ गया। आया कि ना आए? हैव यू अंडरस्टूड दैट? एकदम परफेक्ट तरीके से समझ में आया कि नहीं? नहीं आया बेबी? पक्का? वंडरफुल हो गया एकदम। नेक्स्ट भाई, मेरे पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये थ्योरी का नाम क्या दिया था? एचओ थ्योरी, फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड। ये था ना? इसका भी नेक्स्ट लेवल आया, न्यू ट्रेड थ्योरी। क्या बोला? न्यू ट्रेड थ्योरी। ये एक अलग ही बात किया। सर इतना काटा हुआ क्यों? ये काम का नहीं है, कटवाया काम का नहीं है, खाली जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो। न्यू ट्रेड थ्योरी ये बोला क्या? सुनो, ये बोला भैया एचओ जो है ना वो फेल है, फेल। एक इकोनॉमिस्ट था पॉल क्रगमैन, इसको 2008 में नोबेल प्राइज मिला। ये बोला हम लोग देखते हैं कि हर देश में लेबर भी सरप्लस है, कैपिटल भी सरप्लस, फिर भी वो लोग सब कुछ देश, सारे देश सब कुछ बनाते हैं। समझ में नहीं आया सर, फिर से बोलिए। सारे देश सब कुछ बनाते हैं। अमेरिका कैपिटल सरप्लस है, पैसा बहुत है, मशीनरी बहुत है। यूरोप कैपिटल बहुत है, मशीनरी बहुत है, फिर भी स्विट्जरलैंड की घड़ियां अमेरिका में बिकती है, अमेरिका की गाड़ियां, घड़ियां स्विट्जरलैंड में बिकती है। समझे नहीं? नहीं समझे? कैपिटल सरप्लस है दोनों, फिर भी
मतलब हमारे देश में इंपोर्टेड सामान भी मिलता है, घड़ी खरीदने जाओगे इंपोर्टेड भी मिलेगा और डोमेस्टिक भी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? शैम्पू खरीदने जाओगे क्या क्या मिलेगा? डाबर का शैम्पू भी मिलेगा और लॉरियल भी मिलेगा। नहीं समझे, नहीं समझे? अरे डोमेस्टिक भी मिलेगा और इंटरनेशनल भी मिलेगा। तो होता क्या है, लोगों का टेस्ट अलग अलग होता है रे। और दूसरी बात, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, फिर से बोलो क्या? लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने से मतलब इंडस्ट्रीज इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है ना, ग्लोबलाइजेशन एक बड़ा देश मान लो और उसमें ओलिगोपोलिस्टिक और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये लोगों की डिमांड सप्लाई पर ट्रेड होता है। मतलब कभी मेरे को देसी दारू पीने का मन है, घर में बैठकर छुप कर देसी दारू पिएंगे, पर पार्टी में जाएंगे तो विदेशी पहनेंगे, फेस्टिवल के टाइम पर धोती पहनेंगे, कुर्ता पजामा पहनेंगे, इसमें हंसने का क्या है? परंतु बिजनेस मीटिंग में जाएंगे तो अंग्रेजों का सूट बूट पहनेंगे, टाई लगाएंगे। नहीं समझ में आया? लोगों का टेस्ट चेंज होता है। कभी हमको दाल बाटी चूरमा चाहिए, लिट्टी चोखा चाहिए, रसगुल्ला चाहिए, कभी आई वांट पिज्जा। टेस्ट चेंज होता है ना। आया नहीं अबे बे? ये होता है न्यू ट्रेड थ्योरी। ये बोलता है वर्ल्ड इज अ बिग कंट्री। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ग्लोबल विलेज। वर्ल्ड इज अ वेरी बिग कंट्री। इमेजिन करो जहां पर हर कंपनी, कौन सा बोला? कंट्री नहीं बोला, हर कंपनी दूसरी कंपनी, चाहे इस देश की हो चाहे दूसरे देश को, कंपीट कर रहा है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है या कहीं कहीं पर ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन है। जो देश ज्यादा बेटर प्रोडक्ट, देश नहीं, जो कंपनी ज्यादा बेटर प्रोडक्ट बनाता है वो वर्ल्ड मार्केट को लीड करता है। वर्ल्ड इज अ ग्लोबल कंट्री, वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, सिंगल कंट्री है और हर कंपनी दूसरी कंपनी से कंपीट करता है। समझ में आ रहा है? जो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करता है, दुनिया में पूरा का पूरा छा जाता है और दुनिया में लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करके अपना माल बेचता है, उससे क्या होता है? उसका कॉस्ट कम होता है, उसका कॉस्ट कम होता है। तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल को ध्यान देता है। क्या चीज को? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा एक होता है बैंडवैगन इफेक्ट। फिर से बोलो कौन सा इफेक्ट? जब एक प्रोडक्ट ज्यादा लोग यूज करते हैं ना तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे व्हाट्सएप। नहीं समझे? नहीं समझे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम बोल सकते हो, क्योंकि जब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो तो हम जिस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तुम उसी सॉफ्टवेयर को यूज करोगे, तभी हम लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे, साले नहीं तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। समझ में नहीं आया? तो दिस इज नोन एज बैंडवैगन इफेक्ट। द प्रोडक्ट विच इज यूज्ड बाय मेनी पर्संस एट अ टाइम हैज हायर यूटिलिटी वैल्यू। लोग एक दूसरे का देखा देखी भी करते हैं। ये डिमांड साइड का इक्वेशन है। ये किसका इक्वेशन है? डिमांड साइड। डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोला? बैंडवैगन इफेक्ट। जब एक प्रोडक्ट ज्यादा लोग यूज करते हैं तो पहला बात तो प्रोड्यूसर उसका कम कॉस्ट पर दे पाता है वो प्रोडक्ट, और कस्टमर के लिए यूटिलिटी उसकी बढ़ जाती है। कस्टमर के लिए यूटिलिटी बढ़ जाती है। नहीं समझ में आया? अब अगर आप कोरियन गाना सुनते हैं मान लो, तो किसी इंटरनेशनल पार्टी में जाओगे तो वहां पर इटालियन भी है और चाइनीज भी है और मैक्सिकन भी है और अमेरिकन भी है, इंडियन भी है। वहां पर कोरियन गाना या अंग्रेजी गाना सब सुनकर डांस कर रहे हैं। तो इस मैसेज को समझो, इस चीज को समझो। व्हाट्सएप सबको यूज कर रहा है, टेलीग्राम सबको यूज कर रहा है, विंडोज सबको यूज कर रहा है, एप्पल का फोन हर कोई यूज कर रहा है, गूगल का एंड्रॉइड सबको यूज कर रहा है। अभी भी नहीं समझ में आया? ये बोलता है न्यू ट्रेड थ्योरी। मॉडर्न ट्रेड नहीं, कौन सा थ्योरी? न्यू ट्रेड थ्योरी। ये एक और चीज बोलता है। पॉल क्रिगमैन बोलकर एक नोबेल पुरस्कार विजेता इकोनॉमिस्ट था, यहां पर मैंने दिया नहीं है। इसने बोला भैया बात ऐसा है ना कि जब बड़ी कंपनी लार्ज स्केल पर काम करती है ना तो गरीब देशों में जब वो जाती है ना तो क्या होता है कि वहां पर गरीब जो है ना उनकी स्थिति बहुत खराब। फिलीपींस में एक शहर है मनीला, मनीला के पास एक डंपिंग ग्राउंड है। उसने एग्जाम्पल दिया कि बड़े शहरों के पास में एक डंपिंग ग्राउंड होता है ना, डंपिंग ग्राउंड समझ रहे हो, जहां पर कूड़ा फेंका जाता है, सारा देश का, शहर का कूड़ा कचरा फेंका जाता है। तो वहां पर जो गरीब लोग है ना वो लोग उस कूड़े में से चुनते हैं सामान और उसको बेचते हैं और उससे अपना जीवन बसर करते हैं। पर जब मल्टीनेशनल कंपनी मतलब इतना गंदा काम करते हैं, वो लोग बीमार रहते हैं, मर जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। समझ रहे हो? कूड़े में से अगर निकाल कर, डंपिंग ग्राउंड समझ रहे हो ना, तो अगर उसमें से अगर तुम कोई चीज निकालने जाओगे कोई आदमी, तो वो बीमार पड़ेगा, मरेगा जल्दी, कीड़े कांच चुभेगा, ये चुभेगा, वो चुभेगा, जंग लगे हुआ चीज चुभेगा, टिटनस होगा, हजारों बीमारियां होंगी। कितना गंदा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। लोग हम बोल भी नहीं सकते। सूरत के अंदर में डायमंड पॉलिश होता है, गोल्ड का यूज होता है, तो वहां पर नाली में घुस घुस कर नाली से गोल्ड छानते हैं।
इमेजिन नहीं कर सकते सिचुएशन। तो लोग जब गरीब देशों में ऐसे ऐसे तरह के काम करते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी जाती है तो उनको सस्ते रेट पर वेजेस देती है, पर फिर भी उससे थोड़ा सा तो बेटर होता है पोजीशन, तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव होता है। इस तरह का थ्योरी उसने दिया था। खैर वो अलग मुद्दा है, दैट्स अ सेपरेट मुद्दा ऑल टुगेदर। दो तरह का चीज, क्या चीज, कुल मिलाकर डिमांड और सप्लाई जो है ना, वो इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करते हैं। कुल मिलाकर न्यू ट्रेड थ्योरी का अल्टीमेट कंक्लूजन क्या बोला? डिमांड मतलब बैंडवैगन इफेक्ट, सप्लाई मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। ये दोनों मिलकर इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड को डिटरमाइन करते हैं। आई डू बिलीव इट्स एब्सोल्युटली वंडरफुली क्लियर टू एवरीवन। नहीं समझ में आया? नहीं आया? मॉडर्न थ्योरी का भी बाप है ना ये। लिखो एचओ थ्योरी, लिखो एचओ, क्रिटिसिज्म्स ऑफ एचओ थ्योरी। मतलब ये जो चीज जहां पर खत्म हो रहा है उसका नेक्स्ट लेवल वहां पर चालू हो जा रहा है। क्रिटिसिज्म्स ऑफ एचओ थ्योरी। देखो नोबेल प्राइज विनर पॉल क्रुगमैन ने ऑब्जर्व किया, नोबेल प्राइज विनर पॉल क्रुगमैन ने ऑब्जर्व किया कि एचओ थ्योरी डिड नॉट फिट द प्रेजेंट इंटरनेशनल ट्रेड, डिड नॉट फिट द प्रेजेंट इंटरनेशनल ट्रेड। देखो he observed that did not fit the present international trade. He observed that ग्लोबलाइजेशन ने पूरी दुनिया को एक कंट्री की तरह बना दिया है, जिसमें बुक में नहीं मिलेगा ये चीज, उसका मैसेज की बात कर रहा हूं, जिसमें हर कंपनी दूसरी कंपनी से, हर कंपनी दूसरी कंपनी, हर कंपनी दूसरी कंपनी, ब्रैकेट में लिखो चाहे डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेन हो, हर कंपनी दूसरी कंपनी से, लिख लो ब्रैकेट में लिखो चाहे इस देश की हो चाहे दूसरे देश की हो, उससे कंपीट करता है। क्या लिखा? हर कंपनी दूसरी कंपनी से, ब्रैकेट में लिखो चाहे इस देश की चाहे दूसरे देश की कंपनी हो, उससे कंपीट करता है, उससे कंपीट करता है, कंपीट 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 करता है। वर्ड पर ध्यान दो, हर कंपनी बोल रहा हूं मैं, हर कंपनी दूसरी कंपनी से कंपीट करता है। नहीं लिख रहे हो क्या? बोलो समझ में आ गया? तो लिखो जिस कंपनी का प्रोडक्ट बेटर होता है वो कंपनी, लिखो नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। तो इंटरनेशनल ट्रेड इज अ, लिखो नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रेड में हर कंपनी मोनोपोलिस्टिक, लिखो इंटरनेशनल ट्रेड में हर प्रोडक्ट में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, हर प्रोडक्ट में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। जिसका बेटर प्रोडक्ट वो पूरे वर्ल्ड को सेल करता है। एग्जांपल लिख लो, कैपिटल इंटेंसिव स्विट्जरलैंड या स्वीडन, capital intensive Sweden export cars to capital intensive America and vice versa. Capital intensive Sweden exports car to Sweden, capital intensive Sweden export cars to America and vice versa. लिख लो। हम लोग, लिखो हर देश में हर देश के प्रोडक्ट यूज होते हैं। लिखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इंपोर्टेड गुड्स अपने डोमेस्टिक गुड्स से कंपीट करने पर क्या फायदा होता है? इंपोर्टेड गुड्स जब डोमेस्टिक गुड्स से कंपीट करते हैं तो क्या फायदा होता है? लिखो सप्लाई साइड, सप्लाई एस्पेक्ट, लिखो नंबर 1 सप्लाई एस्पेक्ट, या दो पार्ट में लिख सकते हो, लिखो सप्लाई एस्पेक्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अरे सप्लाई एस्पेक्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सप्लाई एस्पेक्ट या इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सप्लाई एस्पेक्ट को ही दूसरा नाम दे रहे इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या है बोलो? अगर लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करेंगे और डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट दोनों में बेचेंगे तो कॉस्ट कम होगा। अगर लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करेंगे, अगर क्या लिखा, अगर लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करेंगे डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट दोनों को बेचेंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा। नंबर 2 लिखा? अरे नहीं लिखा। नंबर 2 डिमांड एस्पेक्ट और नेटवर्क, ये डिमांड एस्पेक्ट, नेटवर्क इफेक्ट या बैंडवैगन इफेक्ट। लिखो कंज्यूमर को चॉइस चाहिए, लिखो कंज्यूमर नीड चॉइसेस। कभी दाल बाटी चूरमा, कभी डोमेस्टिक, कभी लोकल, कभी डोमेस्टिक दाल बाटी चूरमा खाना है। मैसेज को समझो ना यार, कभी डोमेस्टिक दाल बाटी चूरमा खाना है, कभी फॉरेन पिज्जा खाना है। लिख लो कभी देसी दारू कभी विदेशी। लिख लो। अभी भी नहीं आया समझ में? नहीं समझे? तो इसका मतलब क्या हुआ? एक मिनट, हर कंट्री में हर तरह का सामान चाहिए। नहीं समझे? लिख लो, लिख लो। इसका मतलब हर कंट्री में हर कंट्री का सामान चाहिए, हर कंट्री में हर कंट्री का सामान चाहिए। आपको समझ में आ रहा है? ये ट्रेड पैटर्न समझ आने की कोशिश कर रहा है ये।
कि अभी दुनिया में जो चल रहा है उसका डायरेक्शन समझाने की कोशिश कर रहा है। कहां से हम लोग 500 साल पुराना थ्योरी से स्टार्ट किए तो आज के मॉडर्न जमाने में आकर रुके हैं। नहीं समझ रहे हो क्या लिखा? हर देश में हर देश का सामान चाहिए। और दूसरा उसी में सिमिलरली, नेक्स्ट पैरा, सिमिलरली जब एक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं तो उसका यूटिलिटी बढ़ जाता है। एक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं तो उसका यूटिलिटी बढ़ जाता है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, नहीं समझे? जब एक प्रोडक्ट, अरे एग्जांपल दे रहे हैं, जब एक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं तो उसका यूटिलिटी बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, जब बहुत लोग यूज करते हैं तो उसका यूटिलिटी बहुत बढ़ जाता है क्योंकि कम्युनिकेशन इजी हो जाता है। नहीं समझ आ रहा है? जब एक प्रोडक्ट लिखा बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं उसका यूटिलिटी बढ़ जाता है। इसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क इफेक्ट। क्या बोलते हैं? नेटवर्क इफेक्ट या बैंडवैगन इफेक्ट। नहीं समझे क्या? मेरे ख्याल से ये सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आ गई। सप्लाई साइड डिमांड साइड समझ में आ गया। मजा आया ये थ्योरी को पढ़ के, पूरा चैप्टर को पढ़ के? नहीं आया सर, इसमें डिफरेंसेस है, ये आनी जानी कुछ नहीं है रे, मतलब कुछ नहीं है इसमें। चलिए ठीक है ना, अभी इतने ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। मेरे को पक्का विश्वास है मजा आ गया आज की क्लास में। आज की नहीं, हर इकोनॉमिक्स क्लास में ऐसे ही मजा आता है। हर चीज में नया ही नया है। समझ कर अगर किसी चीज को पढ़ोगे ना तो मजा आएगा। रट्टा मारोगे इसका मतलब ये, तो फिर मजा नहीं। मैं ये जरूर बोलूंगा, इंस्टीट्यूट ने जो नया सिलेबस दिया है बहुत सुपर सिलेबस बनाकर दिया है। डेप्थ अच्छा है, कवरेज अच्छा है। अगर इसको कोई समझ ले तो फाउंडेशन लेवल पर स्टूडेंट्स को नॉलेज बहुत जबरदस्त मिलती है। मार्क्स को अगर साइड रखकर अगर बात करें तो नॉलेज बहुत ज्यादा है इसमें। पुराना जो सिलेबस में बीसीके में ऐसा चीज नहीं था, ऐसा चीज था ही नहीं। बहुत जबरदस्त चीज दिया है, कंटेंट बहुत अच्छा दिया है। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू।